हेलो 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 बेटा, साउंड बताओ, साउंड परफेक्ट है क्या? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्लियर है, बहुत बढ़िया, यही चाहिए था। मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ बेटा, रिवीजन के लिए भी देख सकते हो, बिल्कुल सही। ठीक है, बैकलॉग कवर करने के लिए भी देख सकते हो, बिल्कुल जीरो से सीखना है तो भी देख सकते हो, प्रैक्टिस करनी है तो भी। ठीक है, चलो। हाँ, थोड़ा ठंड बहुत ज्यादा है, मामला थोड़ा टाइट है, तूफानी हवाएं चल रही हैं। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो सुन लो मेरी बात, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये पूरा चैप्टर हम 2 लेक्चर में डिसाइड किया था, आपको पता होगा। आज मैं मसल्स वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर दूंगा और कल स्केलेटल सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझे? हाँ, कल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल वेटनेसडे है, ओके। तो स्टार्ट करता हूं मैं। क्या क्यूमुलेटिव टेस्ट बेटा? यहां तक तो आएगा, जितना देखो हम करा देंगे उतना तो क्यूमुलेटिव टेस्ट आएगा ही ना। लोकोमोशन मूवमेंट तो मान के चलो, तुम यार इतने छोटा छोटा लिखते हो तो आंखें भी जा चुकी हैं। हाँ, क्यूमुलेटिव टेस्ट के अंदर पूरा जो मैंने अब तक करा दिया है इंक्लूडिंग लोकोमोशन। सिलेबस के लिए देखो आज एक मीटिंग लगा रखी है, ठीक है। हाँ, उसमें थोड़ा क्लियरिटी और कर लेंगे कि थोड़ा मैं आगे लेके चलना है या उतना ही रखना है, क्योंकि देखो ये ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव टेस्ट टेस्ट नहीं है, समझ रहे हो ना? क्यूमुलेटिव टेस्ट एक्चुअल में वो मानक है जो डिसाइड करेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो मैं सही सभी बच्चों से कह देता हूँ, क्यूमुलेटिव टेस्ट को यार टेस्ट की तरह मत देना, सिंपल टेस्ट दे देते हैं, ठीक है। प्रॉपर टाइम ले लो, ठीक है। कल भी मीटिंग हुई थी, डिस्कशन यही किया हमने कि बच्चों को टाइम देना है, टाइम दे दो, पर जितने भी क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे वो ये सोच के देंगे कि नीट का एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल नीट का एग्जाम दे रहे हैं। जितना क्यूमुलेटिव टेस्ट में सिलेबस आ रहा है, मानो लोकोमोशन मूवमेंट मेरा आ रहा है, ठीक है, तो लोकोमोशन मूवमेंट तक आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि सर रिवीजन की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। नीट का एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन डायरेक्ट इन टॉपिक को वहां पर हम कर देंगे, मतलब इस लेवल की तैयारी हमें चाहिए, ठीक है। क्योंकि इतना तो यार डिजर्व करते ही है ना, मांग ही सकते हैं आपसे, किस लेवल की तैयारी आपको देनी होगी कि सर लोकोमोशन मूवमेंट तक का कुछ भी नीट के एग्जाम में आ जाएगा, हम करा देंगे, ठीक है, समझे? सिलेबस अपडेट इसलिए किया है कि क्योंकि ठीक है, हाँ डिस्कशन हुआ, ठीक है, मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ कि बच्चे को थोड़ा टाइम दे दो, ठीक है। एक आध चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, कोई नुकसान नहीं है। किसी किसी बच्चे का बैकलॉग रह गया वो कवर कर ले, ठीक है, जिससे कि मेन प्रायोरिटी हमारी है कि ऐसा ना हो कि वो टेस्ट टेस्ट की तरह हो जाए, वो टेस्ट पागलपन की तरह हो, वो टेस्ट जुनून की तरह हो, वो टेस्ट ये हो कि यार नीट का एग्जाम दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव टेस्ट को बेटा मतलब बिल्कुल इस तरीके से देना कि यार बिल्कुल एकदम फोड़ेंगे एकदम, मतलब ठीक है। जो भी भाई हम मैं बहुत अपडेट नहीं कर रहा, ठीक है, मेरा एक चैप्टर अपडेट किया है मैंने, लोकोमोशन मूवमेंट, ठीक है। तो लोकोमोशन मूवमेंट मैंने अपडेट कर दिया, यहां तक मान लो, ठीक है। क्योंकि इतना तो लेके चलेंगे, क्योंकि अगर टेस्ट की डेट थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, संडे मंडे जो भी है, संडे का भी डिसाइडेड है, ठीक है। और आज क्या है, अब ट्यूसडे है, तो पूरा टाइम पड़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो पूरा टाइम पड़ा हुआ है, तो यहां मैं पूरा याद करा दूंगा, ठीक है। और कल मैं बोन कराऊंगा, बोन एक एक ब्रेन में सेट कर दूंगा। हाँ, कुछ बच्चों का किसी कारण से बैकलॉग हो गया है, कोई बीमारी की वजह से, कोई किसी की वजह से, उनको इतना टाइम मिल रहा है कि यार तुम कवर कर लो, ठीक है, बहुत आराम से, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बस मैं फिर से बोल रहा हूं कि क्यूमुलेटिव टेस्ट बेटा टेस्ट नहीं है, ये नीट के लिए आपका, समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब कितना एफर्ट मार सकते हो वो है, वो एग्जामिनेशन है, ठीक है, पूरा फुल एफर्ट, ठीक है। चलो, लेक्चर नंबर 1 डाल देता हूं मैं आज। लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट मसल्स हो जाएगा, और लेक्चर नंबर 2 के अंदर कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। इसमें इंक्लूड कर रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सारा स्टार्टिंग वाला पार्ट, और फिर मसल्स पूरा मैं करा दूंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मसल्स का एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी में टिश्यू वाले चैप्टर में दे रखा है, तो मैं वहां कराता हूं उसको, ठीक है। पर फिर भी मैं एनसीईआरटी वाला पोर्शन यहां कवर कर लूंगा, ओके।
फुल जोश, यार यही जोश चाहिए, ये जोश कम मत होने देना, ठीक है। नीट के एग्जाम तक जोश कम मत होने देना, मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि ठीक है तुम बच्चे हो तो मैं इतना कह रहा हूँ कि यार अब एक्चुअली वो टाइम चालू हो रहा है जब तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट हो रहे हैं। यस, ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो, बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो और कर जाओगे तुम, ठीक है। तो आ जाओ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लोकोमोशन, बहुत छोटे छोटे डायग्राम मैंने पहले बना रखे हैं जिससे कि थोड़ा टाइम में बचा पाऊं और इस चैप्टर को पूरा याद करा पाऊं, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन। एनसीईआरटी जो लोग खोल के बैठे हैं तो सबसे पहले पहले पैरा के अंदर हमने बेसिक बात की है, व्हाट इज लोकोमोशन एंड व्हाट इज मूवमेंट एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट, यही बात की है हमने जनरल, फिर मसल्स की बात की है बाद में, ठीक है। तो समझो मेरी बात। टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या है, समझना मेरी बात। अगर मैं एक जगह खड़ा हुआ हूं, अब ये दिस इज अ मूवमेंट, दिस इज अ मूवमेंट, ये मूवमेंट है, ये मैं मूवमेंट कर रहा हूं, मूवमेंट जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा वो मूवमेंट है। प्लांट सिर्फ मूव करते हैं, एनिमल लोकोमोशन करते हैं। हम लोकोमोशन क्यों करते हैं, कोई बता सकता है? हम लोकोमोशन क्यों करते हैं, क्या कारण है लोकोमोशन का? क्योंकि हम हेट्रोट्रॉफ हैं बेटा, यस, हम हेट्रोट्रॉफ हैं, हम ऑटोट्रॉफ नहीं हैं। क्लियर बिल्कुल। हम ऑटोट्रॉफ होते, ठीक है, समझ रहे, तो हम भी एक जगह स्थिर होते, स्टेबल होते, पर हम एक जगह स्टेबल नहीं है। हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं शेल्टर के लिए, खाने के लिए, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि हम एनिमल है। समझ रहे हो? हाँ, हम एनिमल हैं, हम दौड़ भाग कर रहे हैं खाने के लिए, ठीक है, शेल्टर के लिए, और रिसोर्सेज लिमिटेड है, समझना मेरी बात, तो फाइट भी कर रहे हैं क्योंकि हम एनिमल हैं। इसलिए हम मूवमेंट से काम नहीं चलाते, हमें मूवमेंट के साथ साथ लोकोमोशन भी करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, जैसे अमीबॉइडल मूवमेंट है, सिलियरी या फ्लैजलर मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट है, हमारे अंदर मस्कुलर मूवमेंट मिलते हैं, ठीक है, मैं इनकी बात करूंगा, ठीक है। तो अभी फ्लैजलर मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। एक और मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर, थोड़ा जगह है, एक नहीं दो ऐड करूंगा मैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखे हैं। एक पैरामीशियम का एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने, इतने में आ जाना चाहिए, और एक हाइड्रा का भी एग्जांपल दे रखा है, तो मैं दोनों ही ऐड कर दूंगा इसके अंदर। इसका भी एग्जांपल दे रखा है, तो चार एग्जांपल एनसीईआरटी दे रखे हैं। फ्लैजलर मूवमेंट का एग्जांपल स्पर्म और स्पॉन्ज में दे रखा है, ठीक है। हाँ, सीलिया का एग्जांपल दे रखा है, तो मैं तीन एग्जांपल बता दूंगा। पैरामीशियम में सीलिया होते हैं, ध्यान रखना, तो मैं अलग से डायग्रामेटिकली बताऊंगा, ठीक है, जो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और साइटोफेरिंक्स के थ्रू फूड को इनटेक करने में भी हेल्प करते हैं, डायग्रामेटिकली बताऊंगा। हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, एक अलग ही तरीके के स्ट्रक्चर है जो फूड की कैप्चरिंग, लोकोमोशन सब में हेल्प करते हैं, जो हम एनिमल किंगडम में डिस्कस करने वाले। तो इतने एग्जाम्पल तो आपको पता होने चाहिए नीट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूं अमीबॉइडल मूवमेंट से, ठीक है, अमीबॉइडल मूवमेंट से। तो अगर मैं अमीबॉइडल मूवमेंट की बात करता हूं बेटा, अमीबॉइडल मूवमेंट, मूवमेंट समझ में आ गया, जिसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो, जिसमें डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, ठीक है, एक ही जगह स्टेबल है, वो मूवमेंट है, ठीक है। मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, मेरी गर्दन मूव कर रही है, मेरी आंखें मूव कर रही हैं, मेरा जॉ मूव कर रहा है, यहाँ है क्या, प्लांट एक जगह खड़े खड़े मूवमेंट कर रहे हैं, एक ही जगह खड़े खड़े मूवमेंट कर रहे हैं, इट इज अ मूवमेंट। तो मूवमेंट अमीबॉइडल भी होता है बेटा, मूवमेंट अमीबॉइडल भी होता है। अगर मैं अमीबा की बात करूं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, ऐसा 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 ऐसा, सूडोपोडिया होते हैं अमीबा में, तो आप समझते ही सूडोपोडिया होते हैं अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर भाई, अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म, अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म, अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। मान लो ये न्यूक्लियस है क्योंकि यूनिसेलुलर है, इसको एस सेलुलर भी बोल सकते हो। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन, किसका साइटोस्केलेटन होगा, माइक्रोफिलामेंट का साइटोस्केलेटन होगा, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट का साइटोस्केलेटन होगा। और क्या होगा अंदर, अंदर प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म भरा पड़ा है, प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मूव कर रहा है। यानी देखा होगा हमने अमीबा के अंदर कि ये प्रोटोप्लाज्म इस तरीके से मूव करता रहता है, इट इज अ स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, समझना।
स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। हाँ बेटा, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो अमीबा के अंदर क्या हो रहा है बेटा, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो रहा है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो रहा है अमीबा के अंदर, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। भाई स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म से क्या हो रहा है भाई, यहां पर साइटोस्केलेटन भी है इसका, ये भी एनसीईआरटी बोलती है साइटोस्केलेटन, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रो फिलामेंट्स क्या है ये, साइटोस्केलेटन, 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 माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, साइटोस्केलेटन, क्लियर है बिल्कुल। माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, साइटोस्केलेटन, क्लियर है बिल्कुल। स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, माइक्रोफिलामेंट, साइटोस्केलेटन है, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूं आगे, समझने की कोशिश करना, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट, साइटोस्केलेटन, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां हो क्या रहा है बेटा, जो साइटोस्केलेटन है, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, ठीक है। कौन करा रहा है, यही स्ट्रीमिंग मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, माइक्रोफिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, ये करा रहे हैं। इसकी वजह से क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, सूडोपोडिया कहां पर है, सूडोपोडिया ये है सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, झूठे पोडियम, क्लियर बिल्कुल। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लोकोमोशन, फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, और सूडोपोडिया क्या शो करते हैं, मूवमेंट, सूडोपोडिया में जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट, ये कराता है लोकोमोशन, लोकोमोशन। यानी अमीबा के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म भरा पड़ा है, ठीक है, उसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट करा रहे हैं ये माइक्रोफिलामेंट, साइटोस्केलेटन, उसकी वजह से सूडोपोडिया बनते हैं, और सूडोपोडिया इसकी डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। मूवमेंट ऑफ सूडोपोडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, इसी को क्या बोलते हैं हम, लोकोमोशन। समझ में आया भाई, मेरे पैरों के अंदर मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से मेरी बॉडी आगे बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब मेरे अंदर लोकोमोशन हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, लोकोमोशन, एक ही जगह हूं, मूवमेंट। आई बेटा, यहां तक समझ में आया, नहीं आया? आता समय पर टेस्ट देता हूं तो, हाँ, तो यही तो है, ये सारा खेल सिर्फ कॉन्फिडेंस का है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं अनकॉन्शियस माइंड को हल्के में मत लो, ठीक है। सारा खेल अनकॉन्शियस माइंड का, अगर आप घबरा रहे हो, आप डरे हुए हो, आपके अंदर ये थॉट आ रहे हैं कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो समझना ये चीज अंदर अनकॉन्शियस माइंड में जा रही है, और वही आपको बार बार रिफ्लेक्शन देगी, जब भी आप एग्जाम में बैठोगे ना, वो रिफ्लेक्शन आएंगे, तू नहीं कर सकता, नहीं हो पाएगा तेरे से, नहीं समझ रहे ना, वो फिर वो वही चीज हो जाती है यार, होती ही नहीं है फिर, ठीक है। और अंदर ये बैठा लिया कि यार क्यों नहीं हो सकता, जब मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ मुझे पता है, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, भाई प्रैक्टिस करूंगा मैं, कुछ छोटी छोटी कमियां होंगी उनको पकड़ूंगा मैं, ठीक है। मैंने टेस्ट एनालिसिस भी डाला था, आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, अपनी तरफ से 6 घंटे लग करके मैंने पूरा एकदम बच्चों से डिस्कशन, 6 घंटे लग करके, और बेस्ट तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि बहुत ताम झाम करके मैं डिस्कशन दूंगा ना, मतलब टेस्ट एनालिसिस दूंगा, तो टेस्ट एनालिसिस तुम कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। अगर मैं सारी साइंटिफिक चीजें लगा दूंगा, कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। एक सिंपल टेस्ट एनालिसिस मैंने दी थी कि अगर आपने हर टेस्ट पे अप्लाई कर दिया, तो गारंटी मैं ले रहा हूं कि 4-5, एक में जादू नहीं होता है, 4-5 एनालिसिस कर लोगे, 4-5 टेस्ट देने के बाद, गारंटी मैं ले रहा हूं इंप्रूवमेंट होगा, 100% होगा, इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो मैंने एनालिसिस बनाई थी वो इतनी सटीक बनाई है, बस उसको अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, बहुत टिपिकल नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो ये सारा खेल कॉन्फिडेंस का है बेटा, ठीक है। तो जो लिख रहे हो ना कि सर आता सब कुछ है, पर समझ रहे हो ना, हाँ, तो कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है आपको उस समय, बहुत पढ़ना नहीं है, तुम उल्टा कर रहे हो, तुम पढ़ने में लगे हुए हो बहुत ज्यादा इस समय,
सिर्फ रिवीजन करो, और मतलब जो जो बच्चे यहाँ नहीं पढ़े हैं टॉपिक उनको करना है। बाद बाकी बच्चे तो बस कॉन्फिडेंस लें, ठीक है, हाँ सर कॉन्फिडेंस दो मुझे, और मैं उसको फील करूंगा कॉन्फिडेंस को, ठीक है। आंखें बंद करके चीजें, मैं आंखें बंद करके पूरे चैप्टर रिवाइज कर सकता हूँ, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। चलो, सूडोपोडिया, ब्रेन मैपिंग कहते हैं इसको, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो स्ट्रीमिंग मूवमेंट इसी को बोलते हैं अमीवॉइडल मूवमेंट। क्या बोलेंगे इसको? अमीवॉइडल मूवमेंट। अमीवा सूडोपोडिया के थ्रू मूव करता है, ठीक है, तो सूडोपोडिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। सिलियरी के साथ साथ हम बात करेंगे यहां पर सेकंड नंबर, ये दिखा देता हूं। सिलियरी के संग फ्लैजिलर, पैरामीशियम, हाइड्रा। पहले मैं दो बता दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्लैजिलम। भाई स्पर्म आपने पढ़ रखा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, स्पर्म के पास एक सिंगल फ्लैजिलम होता है। स्पर्म फ्लैजिलम को मूव करा करके डिस्प्लेसमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फीमेल के ट्रैक के अंदर मूव कर पाता है ड्यू टू मूवमेंट इन फ्लैजिलम। मूवमेंट इन फ्लैजिलम, फ्लैजिलम के मूवमेंट की वजह से, जिसको हम लोकोमोशन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं पॉरीफेरा की बात करता हूं तो यहां पर कॉहिनोसाइट सेल्स होते हैं, जिनमें इस तरीके से देखो, ठीक है, समझ रहे हो, फ्लैजिलम लगे हुए हैं, कॉहिनोसाइट सेल्स, ठीक है। हाँ, इनके अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है, ये मूवमेंट हो रहे हैं, इनके मूवमेंट की वजह से ही तो अंदर क्या एंटर करता है? वाटर, और वाटर यहां से ऑस्कुलम से निकलता है, यहां से एंटर करेगा, यहां से निकलेगा, ठीक है, यहां से एंटर करेगा, यहां से निकलेगा, सिंपल सी बात है। यहां से एंटर करेगा और यहां से निकलेगा। तो ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट चल रही है वाटर की, अंदर अंदर बाहर। कौन कर रहा है? स्पॉन्ज के अंदर भी यही, ठीक है, मूवमेंट हो रहे हैं सारे के सारे, फ्लैजलर मूवमेंट। ओहो, फ्लैजलर मूवमेंट हो रहे हैं सारे के सारे, समझे। अब मैं बात करता हूं एपिथेलियल टिश्यू। तुम्हें याद हो जब मैंने, अच्छा पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने पढ़ाई भी थे, ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू थे, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के अंदर सीलिया मिलते हैं, और ऐसे एपिथेलियल टिश्यू रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलते हैं, ठीक है। ऐसे एपिथेलियल टिश्यू फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कराऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सीलिया किस के मूवमेंट से क्या होता है? भाई म्यूकस है, म्यूकस यूनी डायरेक्शनल फ्लो करता है। तो सिलियरली मूवमेंट से किसका लोकोमोशन हो रहा है? म्यूकस का, म्यूकस का। सिलियरी मूवमेंट से म्यूकस का लोकोमोशन हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके के सिलियरी मूवमेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक और फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलते हैं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में एग का मूवमेंट इन्हीं टाइप के, ठीक है, एग का लोकोमोशन, ठीक है, इसी के मूवमेंट की वजह से होता है। फैलोपियन ट्यूब में भी सिलिया होते हैं। हाँ, अगर मैं पैरामीशियम की बात करूं बेटा, पैरामीशियम अभी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एटसेट्रा। तो इस तरीके से पैरामीशियम होता है, तो आप जानते होगे, चप्पल जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसका फेरिंग्स हो गया, और इस फेरिंग्स के अंदर भी सीलिया लगे होते हैं, पता है आपको? हाँ, फेरिंग्स में भी सीलिया होते हैं, और पूरी बॉडी पे भी सीलिया होते हैं। जो पूरी बॉडी पे सीलिया होते हैं, ये तो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये साइटोफेरिंग्स है, ये साइटोफेरिंग्स है, साइटोफेरिंग्स है, ये फूड मान लो। तो इस साइटोफेरिंग्स के थ्रू फूड की एंट्री जो होती है ना, वो साइटोफेरिंग्स में लगे हुए सीलिया की वजह से होती है। पैरामीशियम के अंदर साइटोफेरिंग्स, ठीक है, में लगे हुए सीलिया, सीलियरली मूवमेंट, ठीक है, फूड की एंट्री कराते हैं और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। ऐसे ही एनसीईआरटी बोलती है कि अगर हाइड्रा, आगे पढ़ोगे हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा का डायग्राम दिखाऊं कुछ तरीके से, हाइड्रा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसमें टेंटिकल्स लगे होते हैं इस तरीके से। हाइड्रा में क्या होते हैं? टेंटिकल्स, टेंटिकल्स, टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स होते हैं हाइड्रा में, क्या होते हैं? टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स मूवमेंट की वजह से हाइड्रा में लोकोमोशन होता है, सिंपल सी बात है। तो ये कुछ लोकोमोशन, मतलब कुछ मूवमेंट के एग्जांपल दिए हैं। टेंटिकल्स का मूवमेंट, पैरामीशियम के अंदर सिलियरी मूवमेंट, ठीक है, सूडो या कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है, जो सीली लगे होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक फैलोपियन ट्यूब उसके अंदर मूवमेंट,
पॉरीफेरा के अंदर जो, ठीक है, आपको फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ठीक है, हाँ, कॉइनोफ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, इनका मूवमेंट, और स्पर्म के अंदर भी आप जानते हो फ्लैजिलर होता है ये मूवमेंट, ये सब, ठीक है, सिलियरी फ्लैजिलर मूवमेंट्स हैं, ठीक है, और टेंटिकस मूवमेंट है, उनके एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब आपके सिलेबस में जो एनसीईआरटी ने डिटेल्ड बात की है वो किसकी बात की है? मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, जैसे लिम्ब मूवमेंट, लिम्स, जॉ, जॉ भाई लिम्स के मूवमेंट हो रहे हैं, हाथ पैरों के मूवमेंट हो रहे हैं, जॉ का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, आईज, आई बॉल, एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? मस्कुलर मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट है, ठीक है भाई, मेरे लिम्स हैं, जॉ है, आई बॉल है, इट इज अ मस्कुलर मूवमेंट, जो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये एनसीईआरटी का पूरा एक पैरा आपका कंप्लीट होता है एक स्लाइड के अंदर। मैं कोशिश करूंगा चीजों को कंसाइज करना, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिससे कि आपको क्लियरिटी आए, समझे? यहां तो कोई डाउट? कॉन्फिडेंस बेटा प्रैक्टिस से आएगा, तुम टेस्ट और प्रैक्टिस पर फोकस करोगे। फैब मिड या फैब लास्ट से स्टार्ट, प्रैक्टिस तो अब स्टार्ट कर ही रहे हो, साथ चलती है, ठीक है, टेस्ट देना चालू कर देना लगातार, पर डे एक टेस्ट फैब लास्ट से, ठीक है, फैब लास्ट मार्च के फर्स्ट वीक से तो मॉक टेस्ट पर उतर आना, ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा मेरी स्ट्रेटजी है, और जिस बच्चे ने फॉलो किया आज तक किसी ने नेगेटिव रिजल्ट नहीं बोला मुझसे, ठीक है, चलो, तो यहां तक क्लियर था लोकोमोशन। अब एनसीईआरटी ने एक लाइन और दे दी है, मैं बता दूं, ठीक है, सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन, ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस, क्या चेंज ऑफ प्लेस, कुछ मूवमेंट जैसे मेरे हाथ का मूवमेंट है, जैसे प्लेस चेंज नहीं हो रहा, जॉ का मूवमेंट है प्लेस चेंज नहीं हो रहा, नेक का मूवमेंट है प्लेस चेंज नहीं हो रहा, आई बॉल का मूवमेंट है प्लेस चेंज, पर मेरे लोअर लिम्स के मसल्स में अगर मूवमेंट होगा तो प्लेस चेंज होगा, यानी सारे मूवमेंट प्लेस चेंज नहीं कराते, कुछ मूवमेंट प्लेस चेंज कराते हैं, ठीक है, और जब प्लेस चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। नहीं आया क्या? तो क्या बोलेंगे इसको? लोकोमोशन। भाई यहां से यहां पहुंच गया भाई, ऐसे बनाते हैं ना, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चल के यहां पहुंच गया, हाँ, यहां से चला भाई, यहां से चल के मस्ती में यहां तक पहुंच गया। तो भाई अब यहां से यहां तक पहुंचा तो क्या किया इसने? डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, जगह चेंज हो गई इसकी, तो इस डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोलोगे? क्या हो रहा है? लोकोमोशन। लोकोमोशन क्यों हो रहा है? मूवमेंट ऑफ लिम्स मसल्स, मूवमेंट ऑफ लिम्स मसल्स में मूवमेंट की वजह से बॉडी में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसी को बोलते हैं लोकोमोशन। समझ में आ गया होगा। इसलिए सारे मूवमेंट लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, सम मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन, ठीक है। तो ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन पूछी जाती है, ठीक है, इसलिए यहां बोला भी था मैंने, ठीक है, सच सम टर्म मत भूल जाना, ये कंफ्यूज करेगा आपको। सम मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज इन प्लेस, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। मेथड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, परफॉर्म बाय एनिमल वेरी, किसके ऊपर वेरी? कौन है भाई? कोई उछल के चलता है, कोई तैर के चलता है, ठीक है, कोई, समझ रहे हो ना, हाँ, मस्ती में चलता है, कोई फ्लाइंग करके इस तरीके से मूवमेंट हो रहे हैं, तो सब में अलग अलग टाइप के हैं। किस पर डिपेंड करता है? उनका हैबिटेट क्या है, किस वातावरण में रहते हैं, और डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या है भाई। तुम्हारे संगी, ठीक है, शेर आएगा तो तुम्हारी चाल अलग होगी, तुम्हारे पीछे शेर पड़ा होगा तुम्हारी चाल अलग होगी, ठीक है, समझ रहे? तुम किसी के पीछे पड़े होगे तुम्हारी चाल अलग होगी, तुम किसी से दुम दबा के भाग रहे हो तो तुम्हारी चाल अलग होगी, तुम किसी को पकड़ रहे हो तो तुम्हारी चाल अलग होगी, तुम्हें किसी से छुपना है तो तुम्हारी चाल अलग होगी, ठीक है। डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या है? सिंपल सी बात है, किस पर डिपेंड करती है? हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी की लाइंस। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ये एनसीईआरटी का इनिशियल बेसिक पैरा था, जिसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मूवमेंट क्या होते हैं और लोकोमोशन क्या होते हैं। क्लियर है यहां तक?
मूवमेंट क्या होते हैं और लोकोमोशन क्या होता है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब चालू होता है व्हाट इज मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स, नंबर ऑफ मसल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। तो बेसिक बेसिक लाइन है, मसल्स स्पेशलाइज्ड, ठीक है, टिश्यू है। इसको आप बोल सकते हो ओरिजिन क्या होगा, मीजोडर्मल, ठीक है। मसल्स का ओरिजिन क्या होगा, मीजोडर्मल। नर्व्स का ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल। हमारी गट का मोस्टली पार्ट एंडोडर्मल। क्लियर बिल्कुल, हाँ। तो नंबर ऑफ मसल्स कितने होंगे, 639। टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं, 639। टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं, 639। सर फिक्स होते हैं क्या, हाँ बेटा फिक्स होते हैं, ठीक है। पेयर्ड 317 और अनपेयर्ड 5 होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ये ओनली फॉर नॉलेज, तुम इतना याद रख लो तो काम बन जाएगा। हाँ इतना याद रखो, काम बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा एक WWF का फाइटर, ये एक पहलवान या एक सूमो, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, इनमें मसल्स और एक एकदम बिल्कुल समझ रहे हो, गंगू तेली सूखा सकड़ा एकदम, ठीक है। सर इसमें तो मसल्स ही नहीं है सर, स्केलेटल सिस्टम दिख रहा है ना बेटा, उसमें भी उतने ही मसल्स हैं जितने एक सूमो पहलवान के अंदर हैं, जितने WWF के फाइटर के अंदर हैं, ठीक है। हाँ पर इसने अपने मसल्स की थिकनेस, समझना मेरी बात, हाइपरट्रॉफी, ठीक है। एक तो है हाइपरट्रॉफी, एक होता है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया मसल्स में नहीं होता, हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है नंबर ऑफ मसल्स का बढ़ना, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज ऑफ मसल्स का बढ़ना, समझना मेरी बात, हाँ। तो जब जैसे एक बिल्कुल दुबला पतला पहलवान है, बिल्कुल सूखे हाथ है, जब पर डे जब एक्सरसाइज करता है और खाता पीता है, एक्सरसाइज करता है खाता पीता है, तो नंबर ऑफ मसल्स नहीं बढ़ रहा, हाइपरट्रॉफी हो रही है मसल्स के अंदर, साइज बढ़ रहा है मसल्स का। समझ में आया? तो नंबर ऑफ मसल्स सबके अंदर सेम होते हैं, ठीक है, हाँ वो चेंज नहीं होते, कम हो सकते हैं अगर तुम गलत एक्सरसाइज करते हो, गलत तरीके से मसल्स को बैंड करते हो, तो उनका जो पिलर सिस्टम है वो टूट जाता है, तो कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो 639 मसल्स होते हैं, जिसमें कुछ पेयर्ड होते हैं कुछ अनपेयर्ड होते हैं। ये नीट में पूछा जाता है और आया हुआ क्वेश्चन भी है। मसल्स पूरी बॉडी का कितना परसेंट बनाते हैं, वेट का लगभग 40 से 50% मसल्स वेट का होना चाहिए एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर। नहीं है तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करना चालू कर लेना आफ्टर सिलेक्शन, अभी नहीं, आफ्टर सिलेक्शन बहुत टाइम मिलता है, 6 महीने मिलते हैं। 6 महीने में आप जब एंटर करोगे ना हॉस्टल के अंदर या मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो खूब डोले शोले बना लोगे, ठीक है। तो अभी चक्कर में मत पड़ो, ऐसे ऐसे बच्चों को बता दूं जिनके इतने फैले हुए थे, इतने फैले हुए पूछो मत, ठीक है। और ऐसे हो गए स्मार्ट, पूछो मत। लगातार उन्होंने 6 महीने जिम की, और जब मेडिकल कॉलेज में गए तो एकदम कायाकल्प, एकदम चेंज ही कर लिया भाई अपने को, एकदम चेंज। तो ये खुशी मिलती है ना यार, सक्सेस जब मिलती है ना तो बात ही अलग होती है यार, एनर्जी का लेवल ही अलग होता है, ठीक है। हाँ तो मतलब जहां जाते हो रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। जो ये घर खानदान वाले उंगलियां आंखें उठाने इंतजार कर रहे थे ना कब ये फेल होगा, ठीक है, कब हम सब ताने कसेंगे, अब वो सब दुम दबा के भाग रहे होते हैं। समझ में आया? मतलब बात ही अलग होती है यार, ठीक है। तुम जहां लोग तुम्हें रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं कि भाई सिलेक्टेड है ये, फेलियर नहीं है प्लस, ठीक है। ऐसा नहीं है, कई बच्चे मेडिकल में अच्छा नहीं कर पाते पर दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा कर जाते हैं, ठीक है। पर कहीं ना कहीं एक मन में मलाल रह जाता ना यार, मैं वो समय, वो एक खतरनाक समय होता है जिसको वो बच्चा फील करता है। तभी तो कहता हूँ, कभी कभी मैं कहता हूँ बच्चों से, किसी को मत बताओ आप तैयारी कर रहे हो, किसी को मत बताओ, कोई कुछ तैयारी कर, छोड़ दी तैयारी मैंने, ठीक है, मैं BSc कर रहा हूँ, किसी को मत बताओ आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। बस आपको पता होनी चाहिए कि आपको तैयारी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा किसी को गीत का मत गाओ। लोग क्या करते हैं, पहले ढिंडोरा पीट देते हैं, ठीक है, कि भाई बच्चा क्या कर रहा है, मेडिकल की तैयारी, मैं तुम क्या कर रहे हो भाई, मेडिकल की तैयारी, यही तो गड़बड़ करते हो तुम, ठीक है। साइलेंस, एकदम साइलेंट हो जाओ, किसी को भनक तक मत होने दो, ठीक है। लोगों को तब पता चले जब तुम्हारा रिजल्ट आए, ठीक है। नहीं लोगों के दिमाग में कि BSc तो कर रहा है, ठीक है कर लेगा, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर समझ रहे हो ना, वो निगेटिव वाले थॉट नहीं होते तुम्हारे लिए कि भगवान ना करे इसका हो जाए ये, ठीक है, ये रियलिटी बोल रहा हूँ। किसी को मत बताओ, एकदम साइलेंस होकर के, एकदम साइलेंट फॉर्म में बस तैयारी करो, बिंदास होकर के, किसी को मत पता चलने दो, ठीक है। और जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन ढोल नगाड़ों के संग पीटोगे, हाँ ये है भाई। समझ में आया? तो मसल्स बॉडी वेट का कितना होना चाहिए, 40 से 50%। आज की डेट के अंदर तुम देख रहे हो ना, मसल्स तो नंबर तो उतना ही है पर मसल्स की डेंसिटी कम कर रहे हैं लोग, क्यों, फैट को बढ़ा रहे हैं, डेंसिटी कम कर रहे हैं, इंडोर गेम बढ़ गए हैं बच्चों के अंदर। और मसल्स के ऊपर क्या होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर, ठीक है। तो मसल्स की जब डेंसिटी कम होगी तो इंसुलिन रिसेप्टर भी कम हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। इंसुलिन रिसेप्टर कम होने से क्या होगा कि तुम जब शुगर खाओगे
समझ रहे हो? हाँ, तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगी, सेल के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि इंसुलिन रिसेप्टर कम हो रहे हैं। इंसुलिन है पर रिसेप्टर कम है, इसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज एक जमाने में सिर्फ ओल्ड एज में होती थी, बहुत ओल्ड एज में, ठीक है, क्योंकि मसल्स का ब्रेकडाउन चालू हो जाता था। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते थे, जो लोग पड़े रहते थे, खाट पकड़ लेते थे, उनके अंदर, ठीक है, तो उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज होती थी। बट आज के बच्चों के अंदर टाइप 2 डायबिटीज हो रही है, क्यों? क्योंकि मसल्स की डेंसिटी कम होती जा रही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो बॉडी वेट का लगभग 40 से 50% मसल्स होने चाहिए। अब प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स क्या है? 4 प्रॉपर्टी मत भूलना, से भी क्वेश्चन आता है। मसल्स में क्या होती है? एक तो एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी समझते हैं, जैसे न्यूरॉन्स के अंदर एक्साइटेबिलिटी है, ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर एक्साइटेबिलिटी है, ऐसी मसल्स में भी एक्साइटेबिलिटी होती है। ये प्रॉपर्टी मसल्स और न्यूरॉन की कॉमन है। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है? किसी भी सेल की सरफेस पर चार्ज होता है, जिसमें पोटेंशियल होता है, जिसमें डीपोलराइजेशन होता है, समझ लो वो एक्साइटेबल सेल है, ठीक है, समझ में आया? तो एक्साइटेबिलिटी मसल्स के अलावा और कहां में प्रेजेंट होती है? ऑल्सो प्रेजेंट इन नर्व्स, ऑल्सो प्रेजेंट इन नर्व्स। नर्व्स के अंदर भी एक्साइटेबिलिटी होती है, जबकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी ओनली ओनली और ओनली मसल्स का है। कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी फैलने की एबिलिटी, खींचने की एबिलिटी, एंड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता, ठीक है, इलास्टिक समझ में आ गया? हाँ, इलास्टिसिटी अभी कहीं पड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी तो मसल्स की हैं, नर्व्स की नहीं होती, ठीक है, तो समझ में आ गया, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी मसल्स और नर्व दोनों के अंदर होती है, जबकि ये 3 प्रॉपर्टी ओनली प्रेजेंट इन मसल्स, नर्व्स के अंदर नहीं होती। तो ये प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट? झूठ मत बोलो, मैं कब कह रहा हूं झूठ बोलो, झूठ मत बोलो, समझ रहे हो? झूठ मत बोलो तो पर सच भी मत बोलो, समझ में आया? साइलेंट रहो, ठीक है, क्या कर रहे हो? बस पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, इतना तो बोल सकते हो ना, पढ़ तो रही हो ना, ठीक है, बस पढ़ रहा हूं, और कुछ मत बोलो, पढ़ रहा हूं बस, ठीक है। किसी को ये मत ढिंडोरा पीटो कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं, बस इतना इतना कह रहा हूं। मैं क्या करूं? झूठ बोलो, मैं थोड़ा कर रहा हूं झूठ बोलो। अब आप ढिंडोरा पीटने लग जाओगे मैं नीट की तैयारी नहीं कर रहा, भाई नीट की तैयारी नहीं कर रहा तो समझ जाएगा ये नीट की तैयारी कर रहा है। कुछ मत बोलो, साइलेंट हो जाओ, ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा, समझ रहे हो ना, अपने को हल्ला गीत गाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है मामला, ठीक है। चुपचाप साइलेंटली स्टडी करो, किसी को पता ही ना चले, ठीक है। हाँ, कोई पूछे तो कहता हाँ ये ठीक है, पैरेलल में मतलब बीएससी कर कहीं ना कहीं डाल रखा है बच्चे ने, उसके बारे में बोलो, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ यार बिंदास मस्ती कर रहा हूँ, ये तो कह सकते हो मस्ती तो कर रहे हो ना, यार ठीक है हो गई मस्ती कर रहा हूँ, ठीक है, बस रिलैक्स रहो एकदम, ठीक है। अब आ जाओ, अब मैं बात करूंगा स्केलेटल मसल्स की, क्योंकि ये सिलेबस में है आपके डिटेल्ड में, तो अब समझना होगा कि स्केलेटल मसल्स होते क्या हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी बता दी मैंने मसल्स की। अब 3 टाइप के मसल्स होते हैं, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ, जिनको हम विसरल मसल्स भी कहते हैं, जो हमारे ऑर्गन जिससे मिलके बने होते हैं। लास्ट में मैं इन तीनों को क्लासिफाई कर दूंगा, एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में दे रखा है, ठीक है, इसका डायग्राम टिश्यू में दे रखा है, तो वहां मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी को लेकर चल रहा हूं। तो स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स को हम कई नामों से जानते हैं, जानते हो? स्केलेटल मसल्स में लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, ठीक है, हाँ लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं। सर कैसे होते हैं? जैसे मानो ये एक मसल फाइबर है, ये क्या है? एक मसल फाइबर, ठीक है, मसल फाइबर क्यों? मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल, मायो फाइब्रिल, जिस जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, यहां से यहां तक मोटे वाले बैंड हैं, फिर यहां से यहां तक पतले वाले बैंड, ओनली पतले वाले, फिर मोटे वाले बैंड हैं, फिर पतले वाले बैंड हैं, ठीक है। तो यहां पर भाई कैसा बनेगा? डार्क आएगा, डार्क, फिर कैसा सीन आएगा? लाइट, फिर क्या आएगा? मोटा वाला बैंड आ गया, डार्क, फिर क्या आएगा? लाइट। तो मसल्स में लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है, मैं दिखा देता हूं कैसे बैंड होते हैं लाइट एंड डार्क। मसल्स के अंदर लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं, ध्यान से देखोगे, मसल्स में लाइट बैंड होता है, फिर डार्क बैंड होता है, फिर लाइट बैंड होता है, फिर डार्क बैंड होता है। समझना मेरी बात, ये क्या है? लाइट बैंड, फिर क्या आ गया? डार्क बैंड,
फिर क्या आ गया लाइट बैंड, फिर क्या आ गया डार्क बैंड। ठीक है, तो लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, यस, लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, इसको स्ट्राइटेड बोलते हैं, स्ट्राइटेड, इस तरीके की अपीयरेंस जो आ रही है ना, स्ट्राइटेड अपीयरेंस, तो मसल्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। स्ट्राइटेड क्यों, क्योंकि यहाँ लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, सो इट्स कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, इनको स्ट्राइप्ड भी बोलते हैं, स्ट्राइप्ड भी बोलते हैं। स्ट्राइप का मतलब ट्रांसवर्स बैंड होते हैं, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बैंड होते हैं, तो उसको हम स्ट्राइप्ड भी बोलते हैं। अच्छा, वॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री, ये आप जानते हो स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री नेचर के होते हैं। वॉलेंट्री का मतलब है जो आपकी इच्छा के अनुसार कंट्रोल होते हैं। ठीक है, हाँ, जो आपकी इच्छा के अनुसार कंट्रोल होते हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, जो आपकी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होते वो इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्ट्राइटेड इस टाइप का क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा। ठीक है, लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं। अच्छा, ये कैसे होते हैं मसल्स, भाई स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी इसमें एक न्यूक्लियस नहीं होता, कई न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। ठीक है, हाँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जो कैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड बनते हैं सर, क्या न्यूक्लियस डिवाइड करता है, नो बेटा, इसमें सिंसाइसियम होती है, यानी कई सेल आपस में फ्यूज करके इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड बनाते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे मानो सिंसाइसियम एनसीईआरटी में टर्म दे रखा है, इन स्केलेटल मसल्स ईच मसल फाइबर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ, यानी एक मसल फाइबर को बनाने के लिए छोटे 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 मायो ब्लास्ट सेल, मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ब्लास्ट का मतलब है जिनमें बहुत तेजी से डिवीजन होती है, ऐसे सेल के फ्यूजन से, भाई सारे सेल आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो सबके न्यूक्लियस इस तरीके से हो जाएंगे तो एक कॉमन फाइबर बन जाएगा, इसको मसल फाइबर बोलते हैं। तो स्केलेटल मसल्स का फॉर्मेशन सिंसाइसियम, सिंसाइसियम का मतलब है, ठीक है, कई सेल के फ्यूज होने से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन रही है, इसको सिंसाइसियम बोलते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, तो ध्यान रखना है आपको कि स्केलेटल मसल्स में 100 या 100 से ज्यादा मायो, ठीक है, हाँ, मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ब्लास्ट मतलब सेल, मायो ब्लास्ट सेल फ्यूज करते हैं तब एक मसल फाइबर बनता है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। समझे, हैंड राइटिंग अच्छी है, थैंक यू बेटा। ठीक है, कोशिश करता हूं तुम्हें समझ आ जाए, तुम्हें दोबारा से नोट्स ना बनाने पड़े, बस शॉर्ट नोट्स तुम्हें एकदम तैयार फॉर्म में मिल जाए बढ़िया तरीके से। अब बात आती है स्केलेटल मसल्स का डिटेल्ड। ठीक है, तो प्री डायग्राम थोड़ा बना रखा है, टाइम बच जाएगा मेरा। ठीक है, और तुम्हारे नोट्स अच्छे बन जाए। तो मसल्स, स्केलेटल मसल्स किससे बाइंड करते हैं, स्केलेटल सिस्टम से, भाई नाम ही है स्केलेटल मसल्स, जो स्केलेटल सिस्टम से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो वही बोन दिखा दिया है मैंने, और बोन को मसल से जोड़ने के लिए, यस, बोन को मसल से जोड़ने के लिए क्या होते हैं बेटा, टेंडन, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ते हैं, टेंडन बोन को मसल से जोड़ते हैं, अभी टिश्यू में कराऊंगा मैं। ठीक है, टेंडन लिगामेंट, तो टेंडन बस मैंने लिख दिया है, जो बच्चे नॉलेज रखते हैं उनके लिए, कि टेंडन का काम होता है बोन को मसल से जोड़ना। ठीक है, ये स्केलेटल मसल्स हैं, ध्यान रखना। इट इज अ स्केलेटल मसल्स, समझे, हाँ बेटा स्केलेटल मसल्स हैं हम बात कर रहे हैं अभी, डिफरेंस तो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, अभी डिफरेंस आगे बताऊंगा, अभी मैं स्केलेटल मसल्स की बात कर रहा हूं, तो स्केलेटल सिस्टम से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन। क्लियर, बिल्कुल, इसको नीचे करो। अब मैं तुमसे कहूंगा कि बेटा जो स्केलेटल मसल्स होते हैं किससे किससे मिलके बने होते हैं। ठीक है, इट इज अ बंडल ऑफ, भाई किसके बंडल हैं, किसके बंडल हैं, समझना, ये अंदर रिंग्स दिख रही हैं आपको, ये फेसिकल्स हैं, ऑल आर फेसिकल्स। तो स्केलेटल मसल्स इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स, इट इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स, समझ रहे हो ना, हाँ, बंडल ऑफ फेसिकल्स। अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूं, ये समझना, ये जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, फेसिकल्स।
कलर चेंज करो भाई। समझे? बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। ठीक है, एक मिनट। ओहो, ये क्या हो रहा है भाई? खतरनाक कंडीशन है। अंधेरा, बादल, पानी, मतलब बहुत कंडीशंस खतरनाक है। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट रुकना। चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था कि अगर मैं मसल्स की बात करता हूं, मसल्स इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स। ठीक है, तो ये सब क्या है जो, अच्छा व्हाइट कलर दिखा दिया फिर मैंने। बंडल ऑफ फेसिकल्स। अगर मैं तुमसे कहूं स्केलेटल मसल्स किससे मिलकर बनी है, तो आपको कोई छोटे छोटे रिंग्स दिख रही है ना आपको, इट इज अ फेसिकल्स। तो ये मसल्स क्या है? बंडल ऑफ फेसिकल्स। मसल्स क्या है? इट इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स। बंडल ऑफ फेसिकल्स, फेसिकल्स का बंडल है, फेसिकल्स का बंडल है। मैं तुमसे कहूंगा इन सारे फेसिकल्स को बांधने के लिए बीच में क्या नजर आ रहे हैं? कोलेजन फाइबर। इसको हम क्या बोलते हैं? कोलेजन फाइबर को बीच में नजर आ रहे हैं, ये बीच में, इट इज अ फेसिया। एनसीईआरटी में दे रखा है फेसिया और फेसिकल में अंतर समझना। फेसिया क्या है? इट इज अ कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर्स हैं, ये फेसिया है। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स हैं, ये फेसिया है। ठीक है, हाँ कोलेजन फाइबर्स हैं, ये फेसिया है, ये फेसिकल्स हैं। ठीक है, बंडल ऑफ फेसिकल्स। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। तो फेसी और फेसिकल में अंतर समझ में आ गया। अच्छा, फेसिकल क्या होता है? फेसिकल्स क्या होता है? इट इज अ बंडल ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, क्योंकि फेसिकल के अंदर देखो ना, अंदर वाला स्ट्रक्चर, ये अंदर का स्ट्रक्चर देखोगे, पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या? इट इज अ मसल फाइबर। ये दिख रहा है ना, ये क्या है? मसल फाइबर। मसल फाइबर, मसल फाइबर्स हैं, ये मसल्स फाइबर्स हैं, ये फेसिकल्स हैं, ये फेसिकल्स हैं। ठीक है, तो फेसिया और फेसिकल्स में अंतर समझ में आ गया। फेसिया कोलेजन फाइबर है जो इन फेसिकल्स को बांधने का काम करते हैं। ठीक है, यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। फेसिकल्स क्या है? फेसिकल्स इज अ बंडल ऑफ मसल फाइबर, इट इज अ बंडल ऑफ मसल फाइबर। इट इज अ बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, इट इज अ बंडल ऑफ मसल फाइबर। फेसिकल्स क्या है? इट इज अ बंडल ऑफ मसल फाइबर। ये क्या है? बंडल ऑफ फेसिकल्स। क्लियर बिल्कुल। हाँ, और मसल फाइबर क्या है? इट इज अ मसल यूनिट। समझे? हाँ बेटा, आपसे कहा जाए कि मसल बंडल क्या होते हैं? मसल बंडल, एनसीईआरटी बोलती है मसल बंडल, तो फेसिकल्स को हम मसल बंडल भी कहते हैं भाई। फेसिकल्स मसल बंडल ही तो है जिनसे मिलके बनी है। मैं लिख भी रहा हूं, मसल बंडल भी कहते हैं उसको, मसल बंडल। बंडल ऑफ मसल फाइबर भी कह सकते हो, या बंडल ऑफ मसल्स, जो मसल्स को बना रहे। भाई समझना मेरी बात, फेसिकल इज अ बंडल ऑफ मसल फाइबर, या ये क्या है? मसल जिनके बंडल से मिलकर के बन रही है। ठीक है भाई, बंडल ऑफ फेसिकल ही तो है, तो फेसिकल्स क्या हुए? मसल बंडल। समझ रहे हो? मसल जिनसे मिलकर बन रही है, तो मसल बंडल भी कह सकते हो। क्योंकि मसल फाइबर क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ मसल्स।
मसल्स फाइबर क्या है? मसल सेल भी कह सकते हो उसको, सेल ही है। इट इज अ फंक्शनल, फंक्शनल टर्म यूज करो या एनाटॉमिकल टर्म यूज करो, ठीक है। इट इज एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स। इट इज एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स। ये मसल्स की एनाटॉमिकल यूनिट भी है। भाई मसल्स किससे मिलकर बनती है? मसल सेल से। ये मसल सेल से मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। इनके मिलने से ही तो मसल्स बन रही है इनडायरेक्टली। सेल, सेल क्या है? यही है। इनसे फेसिकल्स बन रहे हैं, फेसिकल से मसल बन रही है, तो इट इज अ एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है। अच्छा मैं तुमसे कहूं, मसल फाइबर जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बताया मैंने, ठीक है। इसको हम, भाई जो ऊपर लेयर है ये तो सार्कोलेमा है, इसके अंदर भरा हुआ पार्ट क्या है? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके अंदर जो फ्लोट कर रहे हैं ना फाइबर, एक ऐसे फाइबर है जिनमें कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है। इन फाइबर को हम क्या बोलते हैं? इन फाइबर को बोलते हैं मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल्स, जो किसके मिलने से बनते हैं? छोटे छोटे फाइबर, जिनको बोलते हैं हम एक्टिन एंड मायोसिन। इनके मिलने से मायोफाइब्रिल बनते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन, मायोसिन। एक्टिन थिन फिलामेंट होते हैं, जबकि मायोसिन थिक फिलामेंट होते हैं। बस ये बातें आपको याद रखनी है। यानी एक्टिन और मायोसिन के मिलने से मायोफाइब्रिल बनते हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी होती है। मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये फाइबर सार्कोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। किसको? सार्कोप्लाज्म में, मसल सेल के सार्कोप्लाज्म के अंदर, जो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। और उसको कवर करने के लिए सार्कोलेमा होती है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर होगी। अब फाइबर की बात करूं तो ऐसे ही फाइबर के बंडल जो बनते हैं उनको फेसिकल्स बनते हैं, और ऐसे ही फेसिकल के बंडल बनते हैं उनको मसल्स बोलते हैं। और फेसिकल को बांधने का काम फेसिया करता है। फेसिकल्स को बांधने का काम फेसिया करता है, समझे? एक मिनट, बैटरी चेंज कर दूं। अब बताओ, साउंड ठीक है पहले से? ठीक है। तो आप समझना क्या है आपको, ठीक है। बोन से लेकर के मैंने मतलब पूरा यहां तक बता दिया। इन के फिलामेंट के मिलने से क्या बनता है? मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के एक मतलब कहाँ मिलते हैं? मसल फाइबर के अंदर। मसल फाइबर के मिलने से क्या बनता है? फेसिकल्स। फेसिकल्स किससे जुड़े होते हैं? फेसिया। और क्या बनाते हैं? मसल बनाते हैं। अब इसमें कोई डाउट है किसी को? सार्कोमियर, सार्कोमियर बताऊंगा अभी। सार्कोमियर तो आगे आएगा, मायोफाइब्रिल के अंदर आएगा सार्कोमियर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? इस डायग्राम के अंदर कोई डाउट? सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस डायग्राम से, सारे। चलो टेलीग्राम पे भी नोट्स डाल दूंगा, ठीक है, तुम कहते हो तो। अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। अब एक फाइबर को बाहर निकाल रहा हूं मैं, एक सिंगल फाइबर को बाहर निकाल रहा हूं। सिंगल फाइबर। अब सिंगल फाइबर में देखोगे जेड लाइन दिखती है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, जेड लाइन, ठीक है। जिनमें मैंने बताया भी था लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। क्योंकि जहां पर थिन फिलामेंट होते हैं वहां लाइट बैंड होंगे, जहां थिक फिलामेंट होंगे वहां डार्क बैंड होंगे। तो लाइट एंड डार्क बैंड की अपीयरेंस दिखती है, जिसमें दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को, दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को क्वेश्चन आ चुका है, सार्कोमियर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सार्कोमियर क्या? इट इज अ, ठीक है, पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन। इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। इट इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स। समझ में आया? भाई फंक्शनल का मतलब है यही तो
एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं फाइबर, यही स्लाइड करते हैं, यही दो जेड लाइन पास आती हैं, दो जेड लाइन दूर जाती हैं, यही दो जेड लाइन पास आती हैं, दूर जाती हैं, ठीक है। यानी सार्कोमियर के अंदर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, समझ में आया। तो इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। जब आपसे पूछेगा फंक्शनल यूनिट क्या है, क्योंकि समरी के अंदर दे रखी है दोनों यूनिट। हाँ, यहां पर उन्होंने सिर्फ सार्कोमियर के बारे में दे रखा है, और समरी के अंदर उन्होंने, ठीक है, एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल यूनिट भी दे रखी है, ठीक है, हाँ, जो मसल फाइबर है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम सार्कोमियर कहते हैं। इट इज अ फंक्शनल यूनिट, क्योंकि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जेड लाइन पास आएंगे, फिर दूर जाएंगे, जेड लाइन ही पास आएंगे, फिर जेड लाइन दूर जाएंगे। इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं एक सार्कोमियर को बाहर निकाल लेता हूं, सिंगल सार्कोमियर को बाहर निकाल रहा हूं। अब समझने का है सारा। अभी बताया मैंने, ये जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, अभी जस्ट बता के चुका हूं, जेड लाइन, ये भी जेड लाइन है। और ये भी मैंने बताया भाई, ये थिन फिलामेंट है एक्टिन, ये मोटे वाले थिक फिलामेंट हैं मायोसिन। ठीक है, ये बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, ये दो लाइनें खींच रहा हूं मैं, इससे बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी आपको। लिख लेता हूं। इन दो लाइनों के बीच में आपको कहीं थिक फिलामेंट दिख रहा है? यहां से यहां तक आपको ओनली थिन फिलामेंट दिख रहा है, तो लाइट बैंड आएगा, ओनली लाइट बैंड आएगा। ध्यान से देखना, यहां से यहां तक आपको लाल वाला थिक फिलामेंट दिख रहा है। जितना थिक फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है, ये पूरा थिक फिलामेंट है, ये एक्चुअल में डार्क बैंड है। पर ध्यान से देखना, बीच में कुछ ऐसा पार्ट भी होगा जिसमें एक्टिन नहीं है। भाई यहां तो एक्टिन और मायोसिन दोनों है, ध्यान से देखना, यहां आपको एक्टिन और मायोसिन दोनों दिख रहे हैं, यहां एक्टिन और मायोसिन दोनों दिख रहे हैं। यहां से यहां तक आपको ओनली मायोसिन दिख रहा है, यहां से यहां तक आपको एक्टिन मायोसिन दोनों दिख रहे हैं, और फिर यहां पर आपको आकर के ओनली एक्टिन फिलामेंट दिख रहे हैं। कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको स्ट्रक्चर? अब समझ पाओगे अच्छे से। भाई यहां पर ओनली एक्टिन, एक्टिन मायोसिन, ओनली मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, ओनली एक्टिन, ये समझ में आ गया। भाई यहां क्या है? एक्टिन। यहां क्या है? एक्टिन प्लस मायोसिन। यहां क्या है? ओनली मायोसिन। यहां क्या है? अगेन एक्टिन प्लस मायोसिन, फिर क्या है? एक्टिन। ये तो समझ में आ गया होगा। एक्टिन थिन फिलामेंट होते तो यहां लाइट बनेगा, यहां लाइट बनेगा, बीच में डार्क बनेगा। पूरे वाले पार्ट को डार्क बोलेंगे क्योंकि यहां मायोसिन दिख रही है। पर यहां पर एक्टिन और मायोसिन का ओवरलैपिंग हो रही है तो ज्यादा डार्क होगा, कम डार्क होगा, ज्यादा डार्क होगा, ठीक है, पर होगा डार्क। अब समझना, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं। भाई यहां सिर्फ एक्टिन मिल रही है तो बैंड कैसा बनेगा? लाइट बैंड। लाइट का मतलब है लाइट ही रहेगा, लाइट ही रहेगा, पर यहां पर डार्क यूनिफॉर्म नहीं है, ज्यादा डार्क, कम डार्क, ज्यादा डार्क। समझ में आया? ज्यादा डार्क, कम डार्क, सॉरी, ज्यादा डार्क, कम डार्क, ज्यादा डार्क, ठीक है। डार्क के अंदर कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम बोलेंगे भाई आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब है एक समान, लाइट है तो लाइट है। और एनआइसोट्रोपिक का मतलब है एक समान नहीं है, ज्यादा और कम है, नहीं है क्या? तो जहां पर एक्टिन फिलामेंट होते हैं इसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड। समझना मेरी बात, यहां पर भी क्या है? आइसोट्रोपिक बैंड। आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रोपिक, आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रोपिक बैंड। जबकि यहां बीच में ध्यान से देखना आपको, ठीक है, यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है एक्टिनोमायोसिन की, तो आप बोलो तो ओ बैंड ज्यादा डार्क है।
यहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही, यहां ओवरलैपिंग नहीं हो रही, ओनली मायोसिन है, ठीक है। समझ आए, साइंटिस्ट थे हैंसन, उन्होंने कहा यार ओनली मायोसिन होती है, इसको हैंसन जोन बोलते हैं, एच बैंड भी बोल सकते हो, एच जोन भी बोल सकते हो, ठीक है, एच बैंड लिख देता हूं। अगेन क्या आएगा, ओवरलैपिंग वाला पार्ट आएगा ओ बैंड, यानी पूरा डार्क है, यानी एनाइसोट्रॉपिक है, ये क्या पूरा का पूरा एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक का मतलब है असमान, ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक। ए बैंड को हम क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक बैंड, एन आइसोट्रॉपिक। ए बैंड का मतलब है एनाइसोट्रॉपिक, यानी ये समझ में आया मेरे, ठीक है। पहले आई बैंड होता है आइसोट्रॉपिक, फिर ए बैंड होता है एनाइसोट्रॉपिक, फिर आई बैंड होता है, फिर ए बैंड होता है, ठीक है। पर ए बैंड में वेरिएशन नजर आ रहे हैं, कुछ ओवरलिपिंग पार्ट, कुछ नॉन ओवरलिपिंग, हैंसन बैंड या हैंसन जोन कहते हो, हैंसन जोन कहते हैं इसको वैसे। फिर आपका ओवरलिपिंग वाला पार्ट आ गया, एक्टिनोमायोसिन की ओवरलिपिंग हो रही है, ठीक है, ये समझ में आ गया। और सेंटर वाले पार्ट, भाई मसल्स कहीं झुक बीच में से कमजोर ना पड़ जाए, तो सेंटर वाले पार्ट के अंदर एक प्रोटीन और होती है, ये ध्यान रखना, एक प्रोटीन होती है जो सेंटर वाले पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। यस, सेंटर वाले पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, एक सेंटर में प्रोटीन होती है, इसको एम लाइन बोलते हैं, ठीक है, एम लाइन, इसको आप एम लाइन भी कह सकते हो, सेंटर में होती है, बिल्कुल सेंटर में, एम लाइन, एम लाइन, ठीक है। कहां प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बिटवीन ए बैंड या एच जोन, एक ही बात है, प्रेजेंट बिटवीन ए बैंड या एच जोन। अगर मैं लिखूं, मैंने शायद कहीं लिख दिया हो तो देखूं आगे, लिख दिया मैंने, ठीक है। ये एम लाइन हो गई, वो जेड लाइन हो गई, जेड लाइन, एम लाइन, एम लाइन प्रोटीन होती है, ध्यान रखना। मायोमिसिन प्रोटीन होती है, इसको एम लाइन बोल देते हैं, जो सपोर्ट प्रोवाइड कराती है सेंटर में, ठीक है। जेड लाइन भी प्रोटीन ही है, ठीक है, जेड लाइन भी प्रोटीन ही है। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अब मैं तुमसे कहूंगा सिंगल सार्कोमियर के अंदर, सार्कोमियर दो जेड लाइन के बीच के पार्ट है, सिंगल सार्कोमियर में क्या क्या आएगा, सिंगल सार्कोमियर आधा आई बैंड आएगा, प्लस ए बैंड पूरा आएगा, प्लस फिर आधा आई बैंड आएगा, आधा आई बैंड, फिर ए बैंड, फिर आधा आई बैंड। अब बताओ जहां तक किसी को कोई डाउट। देखो सिंपल सी बात है बेटा, मैंने क्या बताया था तो मैं स्टार्टिंग, ये चीज मैं डायग्राम बनाता रहता हूँ तो समझ में जल्दी जल्दी आती है, अब तुम रिवाइज कराओगे तो समझो फिर। ये समझ में आ गया, जेड लाइन के बीच के पार्ट को सार्कोमियर बोलते हैं। अब ध्यान से कहना, यहां से यहां तक आपको सिर्फ एक्टिन फिलामेंट दिख रहे हैं ना, मायोसिन तो कहीं दिख ही नहीं रही। ये आइसोट्रोपिक हो गया, आइसोट्रोपिक का मतलब है समान, लाइट का मतलब है लाइट है। यहां से यहां तक आपको मायोसिन दिख रही है, पूरी पूरी मोटी वाली प्रोटीन मायोसिन जो थिक होती है, तो ये पूरा पूरा एनाइसोट्रोपिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ मायोसिन एक्टिन के संग ओवरलैप कर रही है, फिर नॉन ओवरलैपिंग पार्ट आ गया, फिर ओवरलैप कर रही है, तो डार्क भी यहाँ ज्यादा डार्क होगा, यहाँ कम डार्क होगा, यहाँ ज्यादा डार्क होगा, तो हम बोलेंगे आइसोट्रोपिक नहीं है, ये एनाइसोट्रोपिक है, समान नहीं है डार्कनेस, डार्कनेस असमान है, ज्यादा कम ज्यादा, ठीक है। तो उस नाम दे दिया हमने ए बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड, जिसमें ओ जेड ओ आ गया, फिर आइसोट्रोपिक आ गया, सिंपल। मसल्स को सपोर्ट देने के लिए सेंटर में एक प्रोटीन होती है, ठीक है, हाँ, जिसको एम लाइन, ठीक है, या मायोमिसिन प्रोटीन कहते हैं। मायोमिसिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप एमएससी वगैरह करोगे, हायर एजुकेशन, उसमें आता है, बस एम लाइन एनसीईआरटी ने रखी, वो याद रखनी है। एक सार्कोमियर यहां से यहां तक है, तो एक सार्कोमियर में आधा आई बैंड होगा, पूरा ए बैंड होगा, और आधा आई बैंड होगा, वही मैंने लिख दिया है यहां पर, सिंपल, ठीक है। अब मैंने उसको मेंशन भी किया हुआ है, जैसे एम लाइन किसके बीच के पार्ट को बोलते हैं, ए बैंड के बीच के पार्ट को हम एम लाइन बोलते हैं, नीट में पूछा जाएगा। जेड लाइन किसके बीच में मिलता है, आई बैंड के बीच में जेड लाइन मिलता है, ध्यान से देखो, आई बैंड के बीच में जेड लाइन मिलता है, ए बैंड के बीच में एम लाइन मिलती है, ठीक है, समझ में आया। हाँ, कहां प्रेजेंट होगा, बिटवीन आई बैंड, बिटवीन ए बैंड, वही क्वेश्चन पूछे आते हैं। आई मतलब आइसोट्रोपिक, ए मतलब एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब लाइट, एनाइसोट्रोपिक का मतलब है मोर डार्क, लाइट डार्क, मोर डार्क, ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, फिर ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग, समझ में आ गया। इसलिए
इसको हम एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। ए बैंड कितना होता है, जितना लेंथ ऑफ मायोसिन होती है उसको हम ए बैंड बोलते हैं, बस। जो मायोसिन की लेंथ है वो एक्चुअल में ए बैंड है, ठीक है। ओ फॉर ओवरलैपिंग और एच फॉर हैंसन जोन। ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ ए बैंड, ध्यान रखना है, और नॉन ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ ए बैंड। तो ए बैंड मतलब लेंथ ऑफ मायोसिन जिसमें कुछ ओवरलैपिंग पार्ट होता है, कुछ नॉन ओवरलैपिंग पार्ट होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं तो एक बार दिल से आग लगा दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन कराता हूं जो क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। कश्मीर में बर्फ पड़ रही है यार, कश्मीर में बर्फ पड़ रही है। तुम कश्मीर की याद दिला देते हो मुझे, ठीक है। मैंने कहा कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बर्फ के अंदर बूट पहन के पढ़ाने जाता था, बूट पहन के, बड़े बड़े बूट। हाँ, तो बड़ा मतलब, लेकिन स्ट्रगल है भाई, इतना आसान नहीं है, ठीक है। हाँ, सर्वाइवलिटी इतनी आसान नहीं है। वहां के बच्चे तो सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उस एटमोसफियर में अडेप्ट हो गए हैं। मेरी मतलब हालत खराब होती थी जब मैं गेस्ट हाउस में रुकता था, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का ना गेस्ट हाउस है उसमें रुकता था मैं। वहाँ ब्लोअर चला के रखता था मैं बाहर नहीं निकलता था, बस क्लास पढ़ाने जाता था, सीधे आगे पैक्ड हो जाता था, ठीक है। हाँ, तो जब पैक पूरा मतलब निकलता था पूरा पैकिंग करके पूरी बॉडी में, ढल झील किनारे 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 घूमने के लिए कभी कभी, ठीक है। तो इतनी ठंड होती थी कि मैं सोचता था कैसे बर्दाश्त करते हैं सब लोग, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इधर कश्मीर में, बिल्कुल सही, बहुत दिक्कत होती है। मैं तभी तो मुझे पता है कि वहाँ गेस्ट हाउस में तो चलो सारी मतलब सुविधाएं होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का होता है तो जनरेटर बैकअप सब कुछ होती है। जब मैं बाहर निकला, ठीक है, भाई बच्चे भी मिल गए थे बहुत सारे, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने मुझे सारी कंडीशंस बताई, मतलब हम तो चलो श्रीनगर में थे, वो तो बहुत बेस्ट जगह है, ठीक है। उसने बताया कि सर मैं यहाँ तक आने के लिए, ऑफलाइन पढ़ने यहाँ तक आने के लिए मैं मतलब कितने घंटे चलता हूँ, बसों में चेंज करता हूँ, बसों की रेगुलरिटी सही नहीं है, बर्फ पड़ गई तो और गड़बड़ हो जाता है। तब मेरे समझ में आया यार वास्तव में बहुत स्ट्रगल है, ठीक है। बहुत स्ट्रगल है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। जो चीज लगती है ना कि हाँ दूर से बड़ी सुंदर है, सुंदर है, पर उस जीवन के अंदर स्ट्रगल कितना है। मैं पहाड़ों का जीवन नहीं, लोग जैसे मैं दिल्ली से लोग कहाँ जा रहे हैं पहाड़ों पर, आप क्या सुकून है, स्वर्ग है। मैंने तुम रह के देख लो वहां पर, 2 महीने मालूम पड़ जाएगा स्वर्ग और नर्क क्या है। वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं वहां पर, ठीक है। छोटी छोटी चीजों के लिए चढ़ाने के लिए कितनी हालत खराब होती है, ठीक है। तुम यहाँ एसी में पड़े हो और वहां जा करके फिर 2 दिन के लिए वहां वहां स्वर्ग है, स्वर्ग है। बहुत स्ट्रगल है, इतना आसान नहीं है भाई, ठीक है चीजें। हाँ बेटा, ठीक है। मोर डार्क, लेस डार्क, मोर डार्क, ठीक है, ठीक है। एम डी मतलब मोर डार्क, एल डी मतलब लेस डार्क, एम डी मतलब मोर डार्क, देसी भाषा में लिख दिया तो मैं समझ में आया इसलिए। चलो, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की फॉर्म में लिख दिए मैंने। अब देखो तुम्हें समझ में आया नहीं आया, इससे मैं ये समझ में आ गया, ये पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैंने मेंशन कर दिया है। अब देखते हैं तुम्हें समझ में आया नहीं आया। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगातार लाइन से, अभी तुम्हें समझ में आता है। मैं तुमसे कहूं ये मसल्स रिलैक्स फॉर्म में है तब कंडीशन ये है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कंडीशन ये है, जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो कंडीशन ये है। यानी मायोसिन, ध्यान रखना उतना ही है, मायोसिन की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया। एक्टिन फिलामेंट की लेंथ भी रिड्यूस नहीं होती है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलेप, ओवरलेपिंग नॉन ओवरलेपिंग, ओवरलेपिंग नॉन ओवरलेपिंग, ठीक है। ऐसी लद्दाख, लद्दाख की लाइफ भी मतलब हमें लगता है ना कि स्वर्ग है, स्वर्ग है, पर वहां जो लोग जी रहे हैं ना, मतलब आप जब समझोगे तब चीजों को कनेक्ट करोगे, ठीक है। आप 4 दिन घूमने चले जाते हो तब समझते हो रियलिटी में जो वहां रहता है, ठीक है, वो समझता है लाइफ क्या है, ठीक है। पर वो अडेप्ट हो जाते हैं इसलिए उनको नहीं लगता। पर आपसे मैं कहूँ 1 महीने रुक जाओ, आपको वहीं रहना पड़ जाए, तो आप रहोगे नहीं, भाग जाओगे। हाँ, समझ में आया? अरे कनाडा, इधर आजा कनाडा। बेटा ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक बच्चा लिख रहा है कि शॉर्ट नोट्स अब भी दिया करिए, नो डाउट मैं देता था एक जमाने में जब मैं लॉन्ग नोट से पढ़ाता था, जब मैं बहुत लिखाता था, ठीक है, तो मैं शॉर्ट नोट्स देता था, ठीक है। तो बच्चे कहते वाह मजा आ गया सर, आपने पढ़ाया भी लॉन्ग और शॉर्ट भी दिया, पर मुझे पता है कि मैंने उसका टाइम बर्बाद कर दिया, ठीक है।
और जब मैं 2-3 तरह के नोट्स दूंगा तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे माइंड के अंदर मतलब तुम्हारे मतलब समझ रहे हो, मेरे लिए तो अच्छी बात है पर तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। मेरी आदत क्या है कि जो मैं समझ पाया, साइंस समझा इसके पीछे, रिसर्च का बंदा रहा हूँ, ठीक है, 5-6 साल तो रिसर्च में डूबा रहा हूँ, हर चीज का पीछे कारण जानता था, कारण क्या है। तब मेरे समझ में आया कि एक्चुअल में जितने मैं वैरायटी ऑफ नोट्स दूंगा, समझो उतने दिमाग का आपका कचड़ा कर रहा हूं मैं, रियलिटी है। तो नोट्स मेरे समझ में आया कि बच्चे की मेमोरी के अंदर वो नोट्स जाते हैं जब बच्चे का एग्जाम में आंखें बंद करता है तो नोट्स का रिफ्लेक्शन आता है और क्वेश्चन सॉल्व होता है, वो होने चाहिए। तो तुमसे कहता हूँ लास्ट टाइम में नोट्स मत बनाना, ठीक है। फिर मैंने अपने नोट्स को मॉडिफाई किया, मैंने, मुझे याद है 28-30 क्लासों के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कराया था, मुझे अभी तक याद है, ठीक है। मतलब बहुत बढ़िया कराता था, बच्चा था वाह वाह, कोई बच्चा ये नहीं कहता था कि सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, सर मजा आ गया, डॉक्टर का फील कर गए। पर जब 1-2 साल बाद मेरे समझ में आया बच्चों को मजा तो आ रहा है, क्या मैं बच्चे को मजा दिला रहा हूँ, क्या बच्चे का सिलेक्शन करा रहा हूँ, ये मेरे कुछ चीज बाद में समझ में आई मेरे, ठीक है। तब मुझे समझ में आया कि ना भैया, बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बच्चा कभी आपको कंप्लेंट नहीं करेगा, बच्चे आपकी वाह वाह करेगा, ठीक है। जो एलिन में करते थे कोटा के अंदर, कोटा का कल्चर था, कोटा के अंदर बस बच्चे की मतलब टीचर की वाहवाही होती थी, बच्चा कभी ये नहीं कहता था टीचर की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन मेरा मेरी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि इतना कंटेंट, समझ, इतना कंटेंट दे देते थे उसको कि वो नहीं कहता था कि यार मेरी वजह से हुआ, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया। तब मेरे बहुत सारी चीज समझ में आई कि एक्चुअल में अगर सिलेक्शन कराना है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ज्यादा उडेलना नहीं है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिल्टर करना, बच्चा फिल्टर नहीं कर पाएगा, फिल्टर एक्सपीरियंस से होता है, ध्यान रखना, जितना पुराना एक्सपीरियंस होगा उतना बेहतर फिल्टर कर पाओगे चीजों को, ठीक है। ये आप समझोगे नहीं समझोगे मुझे नहीं पता। एक्चुअल में फिर मैंने फिल्टर लगाए बहुत तगड़े वाले, मैं थ्योरी हटाई मैंने, ठीक है। अब तो ऑनलाइन के से कुछ मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ, ऑफलाइन में तो मैं पॉइंट ऐड ही नहीं करता था, सिर्फ फ्लो डायग्राम डायग्राम, पूरी नोटबुक होती नहीं थी कुछ, एक ड्राइंग की कॉपी मेरी नोटबुक होती थी, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ तुम सामने नहीं हो इसलिए, ठीक है, तो कुछ पॉइंट में ऐड करता हूँ, तो मेरे नोट्स ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स हैं, मैं 10-10 नोट्स नहीं दे पाऊंगा बेटा, एक बार देता हूँ परफेक्ट देता हूँ, एक बार पढ़ाता हूँ परफेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। 10 बार पढ़ाने वाला कंसेप्ट नहीं है कि समझ रहे हो ना, कि ऐसे ही पढ़ ले, वैसे पढ़ ले, वैसे पढ़ ले, नहीं बेटा, एक बार। हाँ, तुम्हें स्ट्रेटजी गलत लगती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं ऊपर वाले को साक्षी मान के बढ़ाता हूँ कि भाई वो देख रहा है, अपना कंटेंट ये सोच के डिलीवर करो, ठीक है, कि बच्चे का हित हो, बस और कुछ नहीं। तो अब तुम्हें जो मानना है वो मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं अपने में ठीक हूं। अब रिलैक्स कंडीशन पर आएगा तो कंडीशन ये है, कॉन्ट्रैक्टिंग फेज ये है और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ये है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ये है, समझे? आया? एनसीईआरटी का डायग्राम भी है, मैं एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाता हूं, फिर तुम्हें कंपाइल कराऊंगा इस चीज को मैं, क्योंकि क्वेश्चन कंपाइल से आएगा। एनसीईआर, अच्छा एक डायग्राम और एनसीईआरटी में दिखा था, तुम्हारी एनसीईआरटी खुली होगी तो तुम्हें दिखेगा, मैंने एनसीईआरटी स्नैप्स हटा दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी का स्नैप देखोगे ना तो ये दिख रहे हैं आपको, पास 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 और पास, 3 फेज दिख रही हैं, तो वही 3 फेज की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखना, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर अभी यहां से यहां तक है, ये घट रहा है या बढ़ रहा है? लेंथ ऑफ सार्कोमियर बताओ, घट रहा है बढ़ रहा है? लेंथ ऑफ सार्कोमियर घटेगा, कम होगा, भाई सार्कोमियर की लेंथ इतनी है, इतनी है, इतनी है, कम हो रही है ना, घट रही है। लेंथ ऑफ आई बैंड, फोकस करो आई बैंड के ऊपर, ये हाफ ऑफ आई बैंड है, ये हाफ ऑफ आई बैंड, जरा बताओ आई बैंड की लेंथ घट रही है बढ़ रही है? आई बैंड की लेंथ घट रही है बढ़ रही है? तुम ही बताओ, मैं नहीं बोलूंगा। आई बैंड की लेंथ घट रही है बढ़ रही है? तुम ही बताओ, घट रही है बढ़ रही है? डिक्रीज हो रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेंथ ऑफ एच जोन, लेंथ ऑफ एच जोन, ध्यान से देखना, ये एच जोन है, यहां से यहां तक एच जोन है, यहां से यहां तक एच जोन है, यहां गायब ही हो गई एच जोन, घट रही है बढ़ रही है? घट रही है, और कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन होने पर डिसअपियर, डिसअपियर हो गई। अच्छा, एम लाइन, सेंटर के अंदर एम लाइन होती है, सेंटर के अंदर क्या होती है? एम लाइन, सेंटर में एम लाइन होगी, सेंटर में एम लाइन होगी, तो यहां एम लाइन दिखेगी, यहां एम लाइन दिखेगी, पर यहां पर एम लाइन गायब हो जाएगी क्योंकि एक्टिन फिलामेंट ओवरलेप कर जाएंगे, ठीक है। तो एम लाइन भी क्या हो जाएगी? कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन पर डिसअपियर। लेंथ ऑफ ओ बैंड, अब तुम ही बताओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ओ बैंड यहां से यहां तक है ओवरलेपिंग, अब ओवरलेपिंग बढ़ रहा है घट रहा है, जरा बताओ?
ओवरलैपिंग बढ़ रहा है घट रहा है? एक लौता बैंड है जो अकेला बढ़ता है, ओवरलैपिंग बढ़ता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और सब कुछ घटता है। ये बढ़ रहा है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और सब कुछ घट रहा है। और एक लौता बैंड है ए बैंड जो कभी चेंज नहीं होता। भाई यहां से यहां तक पूरा ए बैंड है, यहां से यहां तक पूरा ए बैंड है, यहां से यहां तक पूरा ए बैंड है, यानी लेंथ ऑफ मायोसिन तो कभी कमी नहीं हो रही है, अनचेंज। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब आता स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एनसीईआरटी का अगला पैरा। मैंने इस पैटर्न में लिखा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे कौन कौन से प्रोटीन होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर फोर्स जनरेट करते हैं, यानी मसल्स को एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं? तो एक्टिन और मायोसिन ये फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कौन से प्रोटीन इस कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं? तो आप बोलोगे ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ये रेगुलेटिंग प्रोटीन है। अच्छा ऐसे कौन से प्रोटीन है जो मसल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं? आप बोलोगे जेड लाइन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? जेड लाइन प्रोटीन। जेड लाइन प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो मसल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। मैंने देखा कई जिम के अंदर कई बच्चे देखे मैंने जो मतलब आए थे और दुबले पतले होके गए, तंदुरुस्त तो नहीं दुबले पतले, क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानते थे। कभी ये उठा रहे हैं पटक रहे हैं, ये उठा रहे हैं पटक रहे हैं। उन्होंने अपनी मसल्स के जेड लाइन को तोड़ लिया, बनाने की जगह तोड़ लिया। समझ में आया? हाँ। तो ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है, जो अपने टीचर को, अपने गुरु को, भाई वहां पर जो बताने वाले स्ट्रिक्टर होते हैं वो बताते हैं आपको कि यार ये गलत है, ये मत करो। हाँ तू क्या बताएगा, हम आपका। तो ऐसे लोग मुंह के बल गिरते हैं फिर आगे जाकर के, ठीक है। तो वो सही बताते हैं वो लोग, क्योंकि ट्रेंड है वो, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है वो एक्सपीरियंस के बेस पे बोलते हैं। तो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन दो याद रखनी है, एक्टिन और मायोसिन। जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई भी प्रोटीन शॉर्ट नहीं होती है, ना एक्टिन छोटी होती है ना मायोसिन, कोई प्रोटीन छोटी बड़ी नहीं होती, ठीक है। मायोसिन वही रहती है, एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करती है। एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता रहता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से सारे बैंड छोटे और बड़े होते हैं। एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, इसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझ में आया ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बच्चा कुछ लिख रहा है, ओके। एक बच्चा लिख रहा है बायोमोलिक्यूल में एंजाइम पार्ट रिवाइज करा दीजिए। तो तुम बताओ, कभी भी मैं टेलीग्राम पर आ जाऊंगा तुम्हारी वाले टेलीग्राम पर, ठीक है, रिवाइज करा दूंगा, पूरा एंजाइम रिवाइज करा दूंगा, एंजाइम वाला पार्ट पूरा रिवाइज करा दूंगा। तुम जब भी कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे करा दूंगा, ठीक है। अच्छा फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। अच्छा एक्टिन थिन फिलामेंट होते हैं, थिक थिन, मायोसिन थिक। रेगुलेटिंग प्रोटीन दो हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, और दोनों ही मायोसिन से जुड़े होते हैं, एक्टिन से। एक्टिन से, इट इज अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। पूछा गया क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट, पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। अब आ जाओ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, हाँ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अगर मैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करता हूं तो एक ही प्रोटीन याद रखनी है आपको, जेड लाइन प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में एक ही याद रखनी है, जेड लाइन प्रोटीन, बस। अब इनको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन और रेगुलेटिंग प्रोटीन। आ जाओ, अब फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन की बात करता हूं तो एक्टिन और मायोसिन आएंगे बेटा, ठीक है। हाँ तो एक्टिन क्या होते हैं? जैसे मोती के मिलने से माला बनती है, मोतियों के मिलने से माला बनती है, छोटे छोटे मोती हैं, इनसे क्या बन गई? माला। और ऐसे ही दो मालाओं के एक दूसरे में कॉइल करने से बनता है एक्टिन फिलामेंट। अब मैं लिख रहा हूं पूरी बातें। यहां मोती जो है ना बेटा, ये ग्लोबुलर एक्टिन है, जी एक्टिन। जी एक्टिन, जी मतलब होता है ग्लोबुलर एक्टिन। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, क्योंकि पॉलीमराइजेशन का काम करते हैं मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये सारे मोती एक दूसरे में पिरो दिए जाएंगे, पिरो दिए गए।
और बन गया एक फिलामेंट, इसको बोलते हैं फिलामेंटस एक्टिन, एफ एक्टिन। क्या बोलेंगे इसको? एफ एक्टिन। एफ मतलब फिलामेंटस। और एक्टिन फिलामेंट के बनाने के लिए कितने एफ एक्टिन चाहिए? टू एफ एक्टिन। टू एफ एक्टिन के मिलने से एक दूसरे को गुथ जाते हैं ना, जैसे चोटी बनाते हैं ऐसे ऐसे। तो अब ये बनता है एक्टिन फिलामेंट, ये बन गया एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट। तुमसे कहा जाए एक्टिन फिलामेंट बनाने के लिए क्या चाहिए? भाई दो एफ एक्टिन चाहिए। और एफ एक्टिन को बनाने के लिए नहीं, फिलामेंटस एक्टिन क्या चाहिए? छोटे छोटे मोती चाहिए, ग्लोब्यूलर ग्लोब्यूलर एक्टिन चाहिए, छोटे छोटे मोती चाहिए, जिनके पॉलीमराइजेशन, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर बन गया फिलामेंटस एक्टिन। तो ये तो होता है एक्टिन फिलामेंट। तो मायोसिन कैसे बनता है? इट इज अ थिक फिलामेंट। तो मायोसिन कैसे बनेगा? ये छोटी छोटी यूनिट के मिलने से बनता है, ठीक है। एक मायोसिन को बनाने के लिए लगभग, ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 300, पूरे लिखता हूं, इट इज अ पॉलीमर ऑफ 300 मीरो मायोसिन। लगभग 300 मीरो मायोसिन के मिलने से मायोसिन बनता है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ 300 मीरो मायोसिन। इट इज अ पॉलीमर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 300 मीरो मायोसिन। 300 मीरो मायोसिन के मिलने से एक पॉलीमर बनता है, पॉलीमर ऑफ 300 मीरो मायोसिन। वीकनेस है बेटा, मल्टीविटामिन खा लो साथ में, ठीक है। हाँ, मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है, ये सब कुछ जरूरत पड़ती है इसके लिए, कुछ विटामिन की जरूरत पड़ती है, तो मल्टी विटामिन आते हैं, ठीक है, वो आप खा लो, ठीक है। हाँ, तो मल्टी विटामिन खा लो तो, और फ्रूट्स थोड़ा ले लिया करो, तो उस पर सब चीजें मिल जाती हैं, तो थोड़ी वीकनेस कम हो जाएगी। हाँ, समझे? पॉलीमर ऑफ, थोड़ी सी एक्सरसाइज, हाँ, पॉलीमर ऑफ 300 मीरोमायोसिन। तो मीरोमायोसिन क्या हो गया? इट इज अ यूनिट ऑफ मायोसिन। इट इज अ यूनिट ऑफ मायोसिन, यूनिट ऑफ मायोसिन। लगभग 300 मीरोमायोसिन, यस, थोड़ी बहुत नहीं, 300 मीरोमायोसिन। जैसे मोटा ये है मीरोमायोसिन, समझना, ये ऐसी होती है मीरोमायोसिन, ऐसी इनके हेड निकले होते हैं। तो लगभग 300 मीरोमायोसिन मिलकर के ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं मायोसिन। समझे? तो मायोसिन क्या है? लगभग, समझ में आ गया होगा, इतने मायोसिन मिलकर के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं मायोसिन। तो मायोसिन इज अ पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन, मीरोमायोसिन इज अ यूनिट ऑफ मायोसिन। अब मैं मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। एनसीईआरटी में देखा स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन इस तरीके से, ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो एक मीरोमायोसिन के अंदर ध्यान से देखना, ये तो टेल वाला पार्ट हो गया, ये टेल है, ये टेल है, ये टेल है पूरी, जिसमें दो यूनिट होती हैं। इसको हल्की होती है, इसलिए इसको लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं, LMM, लाइट मीरोमायोसिन, क्योंकि हल्की होती है यूनिट। अब मैं अगर इसकी बात करता हूं, ध्यान से देखना, ये ग्लोबुलर हेड है, ये शॉर्ट आर्म है इसकी, ठीक है, ग्लोबुलर हेड, शॉर्ट आर्म, ग्लोबुलर हेड, शॉर्ट आर्म, ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म। इसमें कितनी यूनिट है? दो। इसमें कितनी यूनिट है? दो।
इन दोनों को मिलाकर के एक टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं, क्योंकि क्रॉस आर्म बोलते हैं दोनों को मिलाकर के, क्रॉस ब्रिज बनाएंगे कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, क्रॉस आर्म। एक क्वेश्चन तो ये आएगा, क्रॉस आर्म किस किस के मिलने से बनती है? शॉर्ट आर्म और ग्लोबुलर हेड के मिलने से क्रॉस आर्म बनती है। क्रॉस आर्म में कितनी यूनिट होती है? 4। इसलिए इसको बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन, क्योंकि 4 यूनिट के मिलने से बन रही है, सो इट इज कॉल्ड हैवी मीरोमायोसिन। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आएगा, टोटल कितनी यूनिट हो गई? 6। 4 होती है क्रॉस आर्म में, 2 होती है टेल में। एक क्वेश्चन आएगा कि यहां पर ये जो साइट होती है ना दोनों के अंदर, इसको क्या बोलते हैं हम? पहला, ये जो साइट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ये दूसरा, ये चीज पूछी जाती है, इसको बोलते हैं हम स्पेशली, भाई ये किससे बाइंड करती है? एक्टिन से, तो एक्टिन बाइंडिंग साइट है। यहां पर एक एंजाइम जुड़ा होता है एटीपेज, तो एटीपी बाइंडिंग साइट हो गई। 2 चीजें होती हैं यहां पर, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट एटीपी बाइंडिंग साइट, ये 2 साइट होती है, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक एटीपी बाइंडिंग साइट। ये मीरोमायोसिन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने हैं। ठीक है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, क्योंकि मीरोमायोसिन का ये पार्ट एक्टिन से जुड़ेगा, यहां एटीपी जुड़ेगा। ये 4 जनरेटिंग प्रोटीन हो गई पूरी। अब इनकी वजह से क्या होता है? ये स्लाइड करते हैं, तो अब स्लाइड को रेगुलेट कौन करेगा? ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। अब आ जाओ, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन ये मेंशन कर रखा है मैंने ऑलरेडी। ट्रोपोमायोसिन क्या होते हैं? तुम रस्सी से स्ट्रक्चर देखा, रस्सी से स्ट्रक्चर, लाइक अ रोप लाइक स्ट्रक्चर, तो रोप लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअल में ट्रोपोमायोसिन है। जो रोप लाइक स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में ट्रोपोमायोसिन है। जो रोप लाइक स्ट्रक्चर है वो ट्रोपोमायोसिन है, रोप लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट लिख दिया मैंने कहीं, एटीपी बाइंडिंग साइट, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम होता है एटीपेज। ये एंजाइम है, क्या है? एटीपेज, एटीपेज, तो एटीपेज मतलब एटीपी बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, अब आ जाओ, ट्रोपोमायोसिन में होता क्या? 2 फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन क्लोजली टू एक्टिन फिलामेंट। 2 filament of tropomyosin run closely to actin filament throughout length and inhibit interaction of actin and myosin। समझना मेरी बात? जैसे मेरे पास है रॉड, यस, और मेरे पास चार्जर भी पड़ा है क्या? हाँ, मिल गया चार्जर भी। सुनो, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक्टिन फिलामेंट है। इस एक्टिन फिलामेंट पर इस तरीके से 2 फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन पूरे लेंथ पर रन करते हैं, पूरी लेंथ पर रन करते हैं इस तरीके से, ऐसे। इनके रन करने की वजह से समझना, ये मीरोमायोसिन का हेड है। ये हेड क्या डायरेक्ट इस रॉड के कांटेक्ट में आ सकता है ना? बीच में वायर होगा। ये वायर का मतलब है ट्रोपोमायोसिन है, जो डायरेक्टली एक्टिन और मायोसिन के मिलने को रोक रही है। ये मायोसिन है, ये रॉड एक्टिन है। इनके बीच में हिंड्रेंस कौन क्रिएट कर रहा है? रुकावट कौन क्रिएट कर रहा है? आप बोलोगे सर ट्रोपोमायोसिन। ये 2 फिलामेंट होते हैं, ठीक है, रन करते हैं पूरे एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, ठीक है, थ्रू आउट लेंथ, और इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं इंटरेक्शन, किसके इंटरेक्शन को? एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शन को रोकने का काम करते हैं, एक्टिन और मायोसिन के मिलने को रोकने का काम करते हैं, मिलने नहीं देते। ठीक है, समझ में आया? तो 2 filaments of tropomyosin run close to actin filament throughout length and inhibit interaction of actin and myosin, और एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शन को रोकते हैं। समझ में आया? तो ये तो कि ट्रोपोमायोसिन एक तरीके से रेगुलेट कर रही है ना? यस। जब भी ट्रोपोमायोसिन समझना बहुत कंडेंस हो जाती है तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। जब बहुत दूर दूर हो जाते हैं, बहुत दूर दूर हो जाते हैं, बहुत दूर, ठीक है, बीच में गैप जनरेट हो जाता है, तब जाकर के ये आपस में अटैच होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन रोकना होता है तो ये नजदीक आ जाते हैं, ये नजदीक आ गए,
ये नजदीक आ गए, नजदीक आ गए, नजदीक आ गए, नजदीक आ गए तो बहुत डेंस हो जाएंगे, तो रुक जाएगा, दूर चले जाएंगे, लूज हो जाएंगी कॉइलिंग, लूज हो जाएंगी कॉइलिंग, लूज हो जाएंगी, तो डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी एक तरीके से, ठीक है, टू फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमाइसिन रन क्लोज टू एक्टिन फिलामेंट थ्रू आउट लेंथ एंड इनहिबिट इंटरेक्शन ऑफ एक्टिनोमाइसिन। जबकि ट्रोपोनिन की बात करता हूं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, क्योंकि 3 यूनिट के मिलने से बनती है, 3 यूनिट के मिलने से बनती है। ठीक, कौन कौन सी 3 यूनिट होती है बता रहा हूं मैं, ठीक है, 3 यूनिट होती है, टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, टीपीटी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, और टीपीआई, आई मतलब इनिबिट, ये भी इनिबिट करती है, ठीक है, एक्टिन की एक्टिव साइड को रोक लेती है जिससे मायोसिन जुड़ ना पाए, ठीक है। और किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन ट्रोपोमायोसिन एट रेगुलर इंटरवल। एक्टिन की ऊपर प्रेजेंट नहीं होती है, ट्रोपोमायोसिन से चिपकी होती है एक रेगुलर इंटरवल पर, 3 यूनिट होती हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर है एट रेगुलर इंटरवल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल, क्लियर है। ये 2 रेगुलेटिंग प्रोटीन है, इसके बारे में डिटेल मैंने यहां कर दिया है। टीपीसी, सी का मतलब क्या होगा, टीपी मतलब है ट्रोपोमायोसिन, टीपी मतलब है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपो, सॉरी ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, सी फॉर कैल्शियम, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, टी मतलब ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, टीपीआई इनहिबिटिंग ट्रोपोनिन, इनहिबिटिंग, ये क्या करती है, इनहिबिट करती है, ये क्वेश्चन आएगा। इंटरैक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन बाय, अब ये क्वेश्चन आएगा मास्किंग, बाय मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, ये एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक के, मास्किंग, मास्किंग ढक लेना, एक्टिन और मायोसिन को मिलने ही नहीं देते, जब एक्टिन मायोसिन मिलेंगे नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा। ट्रोपोमायोसिन का तरीका अलग है रेगुलेशन का, जबकि इसका तरीका अलग है, ये उसकी उस एक्टिव साइड की मास्किंग कर लेती है, मास्क समझ, मास्क पहनते हैं, ढक लेते हैं, मास्किंग कर लेते हैं, तो एक्टिन की एक्टिव साइड की मास्किंग ही कर लेगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो। हाँ, कुछ चीजें बेटा एनसीईआरटी में नहीं होती, और सब कुछ एनसीईआरटी में होता तो एनसीईआरटी, समझ रहे हो, तुम्हें समझ में आ जाती, समझ में आ गया, एनसीईआरटी तुम्हें समझ में आ जाती तो तुम शायद किसी टीचर से पढ़ नहीं रहे होते, समझ रहे हो, तुम सेलेक्ट हो गए होते, एनसीईआरटी इतनी सरल होती तो। एनसीईआरटी सरल नहीं है भाई, बड़े बड़े टीचर, मैं आज भी एनसीईआरटी कभी भी उठा लेता हूँ, ठीक है, हाँ, कोई चीज छूट ना जाए तो वो चीज ध्यान में रखता हूँ। बच्चा 20-20 बार पढ़ने के बाद भी मैं एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन दूंगा, 4 में से वो, समझ रहे हो, 4 के 4 कर जाए ना, जो कहोगे करने को तैयार हूं मैं। हाँ, एनसीईआरटी खेल नहीं है, समझ में आया, एनसीईआरटी में हिडन लाइंस हैं, ठीक है, वो एनसीईआरटी में लिखी नहीं है, पर एनसीईआरटी को समझना है तो हिडन लाइंस को मत जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, पूरा कॉन्ट्रेक्टाइल मैकेनिज्म दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, अगर ये नहीं समझोगे जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। आ जाओ, ये मास्किंग एनसीईआरटी में दे रखा है, देख लेना आप, ठीक है, मास्किंग टर्म एनसीईआरटी में है। चलो, रेगुलेशन के अंदर है, यहां नहीं है, तो ये समझ में आ गया, ये तीनों प्रोटीन समझ में आ गए। अब मैं दिखाऊंगा एक्चुअल में कैल्शियम बाइंडिंग क्या करती है, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग क्या करती है, और इनहिबिटिंग क्या करती है। एक डायग्राम बना रखा है मैंने, इस डायग्राम से दिखाता हूं, इस डायग्राम से देखो,
ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइड है। ये ट्रोपोमायोसिन है येलो कलर की। अब ट्रोपोमायोसिन से जो ट्रोपोनिन बाइंड करती है उसको टीपीटी बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। ये कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन हो गई। और टीपीटी से एक और बाइंड करती है जो एक्टिन की एक्टिव साइड को ढक लेती है, यानी मायोसिन का हेड देख ही ना पाए उसको। समझ रहे हो? हाँ, उसने मास्किंग कर ली। कभी पार्टी देखी ना, मास्क वाली पार्टी, तो बिल्कुल ढक लिया, चेहरे को ही ढक लिया उसने। जब चेहरे को ही ढक लिया तो पहचान ही नहीं पाएगा कहाँ मुझे बाइंड करना है। नहीं समझ में आया? हाँ, तो टीपीआई एक्टिन की एक्टिव साइट की मास्किंग करके कॉन्ट्रैक्शन को रोकती है, इनहिबिट करती है, एक्टिन मायोसिन के मिलने को रोकती है। समझ में आ गया? हाँ, तो ये तीनों की पोजीशन समझ में आ गई होगी। अब मैं वापस आ रहा हूं, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अब समझ में आएगा मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि आप पढ़ चुके हो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन कौन सी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी होती है, ठीक है, वही वही फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। और रेगुलेटिंग प्रोटीन कौन सी होती है। अब समझ में आएगा एक्चुअली मैकेनिज्म है क्या। अब आप यहां सब दे रखा है एनसीईआरटी में। मैकेनिज्म पढ़ने से पहले एनसीईआरटी बताती है, ठीक है, दो तीन चीजें बताती है एनसीईआरटी कि एक्चुअल में मोटर एंड प्लेट, हाँ, मोटर एंड प्लेट और मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कह सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। और मोटर यूनिट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तुम कुछ भी लिख देते हो क्योंकि फ्रीडम है तुम्हें लिखने की। समझ में आया? हाँ। अली हसन बेटा, स्टडी और फोकस के लिए कोई दवा बता दीजिए। ठीक है, तू किसी वैद्य के पास जा, हकीम के पास जा, वो तो दवा देगा तुझे। ठीक है, मैं दवा नहीं देता हूँ, मैं तो पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आ जा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन समझो। सबसे पहले समझना, ये आपका ब्रेन है। आपके ब्रेन को मसल से जोड़ने के लिए, मानो ये मसल्स है, आपके कई मसल्स हैं मान लो, और ये मसल दिखा देता हूं मैं। अलग अलग मसल्स हैं। आपके ब्रेन को मसल से जोड़ने के लिए जो न्यूरॉन्स होते हैं, ऑलवेज ध्यान रखना है, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, और कोई न्यूरॉन होते ही नहीं है, मोटर न्यूरॉन। और कोई न्यूरॉन हो ही नहीं सकते, सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स, सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स। आपसे कहूंगा कि आपके न्यूरॉन्स को मसल से जोड़ने के लिए कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, ओनली मोटर न्यूरॉन्स। ये तो ये याद रखना है आपको, ऑलवेज मोटर न्यूरॉन्स। मोटर नर्व ही होते हैं यहाँ पर। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये एक मसल्स फर्स्ट है, मसल्स सेकंड है, मसल्स थर्ड है। मसल्स फर्स्ट, मसल्स सेकंड, मसल्स थर्ड। ठीक है, यानी एक नर्व और एक मसल्स के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहलाता है, मोटर न्यूरॉन की एंड प्लेट। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं बेटा, एक मसल फाइबर जितने भी, सॉरी, एक न्यूरॉन जितने भी मसल फाइबर के साथ एक साथ जुड़ा हुआ है, जितने भी मसल फाइबर के साथ मिलकर जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं मोटर यूनिट।
इसको बोलते हैं मोटर यूनिट। इस पूरे कनेक्शन को सिंगल नर्व फाइबर जितने भी नंबर ऑफ मसल से एक साथ कनेक्टेड होगा वो मोटर यूनिट कहलाएगा, ठीक है। और इसको बोलेंगे मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सिंगल मसल फाइबर सिंगल मसल्स, सिंगल मसल फाइबर सिंगल न्यूरॉन, सिंगल न्यूरॉन मल्टी मसल्स फाइबर, मोटर यूनिट है। ये एनसीईआरटी की पहली लाइन है, इसमें कोई डाउट? अंजलि बेटा तुझे नींद आ रही है ना, ये बता रही है कि तेरे अंदर ये पागलपन आया नहीं है, तू सीरियस नहीं है, ठीक है। तू सिर्फ पढ़ इसलिए रही है नींद ना आए, नोट्स इसलिए बना रही है नींद ना आए, तो पागलपन थोड़ी ना आया तेरे अंदर अभी, ठीक है। हाँ नींद उड़ जाती है बेटा, जब तुम सीरियस होते हो ना तो नींद उड़ जाती है। हाँ नींद उड़ जाती है। अब आ जाओ, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं समझाऊंगा मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। एक मसल फाइबर दिखा रहा हूं, एक मोटर नर्व दिखा रहा हूं, कैसे सिग्नल होता है, सिग्नलिंग होती है, कैसे ये मैकेनिज्म कंडक्ट होती है। पूरा दिमाग समझना, बिकॉज समझ में नहीं आया पूरा दिमाग लगा देना। जब भी ब्रेन से कोई सिग्नल जाता है मसल्स के पास, कौन से फाइबर लेके जाएंगे इंपल्स, ध्यान रखना, ऑलवेज मोटर नर्व, ऑलवेज मोटर नर्व। पहली बात, मसल की बात करता हूं तो मसल्स के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। मसल्स की जो लेयर होती है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। मसल्स के अंदर पड़े होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी फोल्डिंग से जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनते हैं, इनकी फोल्डिंग से इनको एल टिब्यूल्स बोलते हैं, जिसमें कैल्शियम भरा होता है, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। और सार्कोलेमा की फोल्डिंग से जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बन रहे हैं इनको टी टिब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। टी टिब्यूल्स सार्कोलेमा की फोल्डिंग से बन रहे हैं और एल टिब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फोल्डिंग से बन रहे हैं। क्लियर बिल्कुल, हाँ। और इस फ्लूइड में पड़े होते हैं मायोफाइब्रिल, जिनमें टीपीसी जुड़ी होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, कैल्शियम की बाइंडिंग से। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब आ जाओ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करूंगा। यहां पर क्या है भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट, क्या कहानी होती है मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में? ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट? बहुत बढ़िया, ठीक है, ब्रीथ को मजा आ गया भाई, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। अब क्या होगा समझना, जो इंपल्स आते हैं, इंपल्स आते हैं तो टर्मिनल एक्सोन पर कैल्शियम चैनल लगे होते हैं, उनसे टकराते हैं। देखो इंपल्स टकरा रहा ना कैल्शियम चैनल से, जैसे ही ये टकराएगा कैल्शियम चैनल्स खुल जाएगा, कैल्शियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन। जैसे ही कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे तो कैल्शियम आयन कहां आएंगे, अंदर आएंगे। कैल्शियम आयन कहां चले जाएंगे, अंदर। इट इज अ कैल्शियम आयन। अब समझना, क्योंकि कुछ देर में पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर दोबारा रिवाइजन कराऊंगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए साथ साथ समझते जाना। जैसे ही इंपल्स टकराएगा कैल्शियम चैनल से, इंपल्स टकराएगा कैल्शियम चैनल से, कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे। इनके खुलते ही कैल्शियम आयन के अंदर एंट्री होगी, कैल्शियम आयन के अंदर एंट्री होगी। ये कैल्शियम आयन है, समझना, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जब अंदर आएंगे तो कैल्शियम आयन इन वेसाइकल से कहेंगे कि भाई फ्यूज करो, आओ और फ्यूज करो। तो वेसाइकल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ करके इसकी एक्सोसाइटोसिस कर देंगे और अपने अंदर भरे हुए न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर निकाल देंगे। आगे न्यूरोट्रांसमीटर बाहर, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस हो रही है, ठीक है। और किससे बाइंड कर रहे हैं, सोडियम चैनल से। ये क्या है, सोडियम चैनल्स, सोडियम
चैनल्स। जैसे सोडियम चैनल से ये कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर है, सोडियम चैनल से बाइंड करेंगे, सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जैसे ही सोडियम चैनल्स ओपन करेंगे, खुलेंगे, तो क्या होगा? ये सोडियम आयन सीधे अंदर एंटर कर जाएंगे, सोडियम आयन अंदर एंटर कर जाएंगे। सोडियम आयन जैसे ही एंटर करेंगे, अंदर का चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। बाहर कैसा होगा? नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। इंपल्स जनरेट हो गया। ठीक है, समझना। ओपनिंग सोडियम चैनल्स खुलेंगे बाइंडिंग करते ही, तो सोडियम की एंट्री होगी। सोडियम की एंट्री होगी तो मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज। डीपोलराइज, क्योंकि बताया था मैंने, मसल्स भी एक्साइटेबल होते हैं न्यूरॉन की तरह। और ये डीपोलराइज सिग्नल यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ सीधा यहां तक टकराएगा। इधर से भी आएगा, इधर से भी यहां टकराएगा। जैसे ही इंपल्स यहां टकराएगा तो यहां पर भी कैल्शियम चैनल्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? यहां पर भी कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम चैनल्स जो वोल्टेज गेटेड है, वोल्टेज गेटेड चैनल है। मतलब वोल्टेज के चेंज होने पर, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल के चेंज होने पर खुलते हैं। तो जैसे ही मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा तो कैल्शियम आयन कहां आएगा? बाहर। जैसे ही कैल्शियम आयन बाहर आएगा खुलने के बाद, कैल्शियम आयन किससे बाइंड करेगा? टीपीसी से। जैसे कैल्शियम की बाइंडिंग होगी टीपीसी से, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। बस ये पिक्चर है, ये कहानी है। स्टेप बाय स्टेप तोड़ रहा हूं मैं इसको, ऐसे याद रहेगी आपको। रेड कलर ले लेता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या है? इंपल्स मूव कर रही है। दूसरा स्टेप क्या है? कैल्शियम चैनल खुल रहे हैं। तीसरा स्टेप क्या है? कैल्शियम की एंट्री हो रही है, कैल्शियम की एंट्री हो रही है। चौथा स्टेप क्या है? एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, बाहर निकल रहे हैं और ये बाइंड कर रहे हैं सोडियम चैनल से। बाइंड करते ही क्या हो जाएंगे? सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे। और सोडियम चैनल्स के खुलने से क्या होगा? सोडियम की एंट्री, सोडियम की एंट्री। अब ये सोडियम की एंट्री करते ही मेम्ब्रेन क्या होगी? डीपोलराइज। ये डीपोलर चैनल किससे टकराएगा? कैल्शियम चैनल से। तो कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। तो ओपनिंग ऑफ कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। जैसे ही ओपन होंगे कैल्शियम बाहर निकलेगा, कैल्शियम बाहर निकलेगा। कैल्शियम इससे बाइंड, बाहर निकलती बाइंड करेगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। ये 10 स्टेप है। 10 स्टेप में समझ में आए या नहीं आए? ये कौन है? अनूर आलम। सर इस डायग्राम के स्टेप लाइन में भी लिख दीजिए, किताब थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं मैं। तुम देखो, तुम कभी कभी ऐसी बातें करते हो, लगते हो गधे हो। ठीक है, एक चाहते हो सर शॉर्ट नोट्स दे दो, एक तरफ कहते हो सर किताब की तरह हर चीज लिख दो। आपने 10 पॉइंट लिख दिए डायग्राम के अंदर, पूरी एक एक लाइन लिख दो। तुम डिसाइड करो तुम चाहते क्या हो, क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तुम चाहते क्या हो। समझ रहे हो ना? हाँ, रियलिटी तुम्हें नहीं पता। ठीक है, या तुम किताब लिखना चाह रहे हो, सर मुझे सिलेक्शन नहीं लेना, मुझे किताब लिखनी है, आप हर चीज लिख दो जिससे मैं किताब छाप पाऊं। कोई ऐसी बात है तो बात अलग है, बस समझो यार। निकलो, साल अभी पे एग्जाम है। ठीक है, इतने तो समझदार हो, जो मैं इतना समझा रहा हूँ तब भी समझ में नहीं आ रहा, तुम भूल जाओगे तो फिर क्या? तैयारी का मतलब ही क्या है? ठीक है, शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है फिर? किताबों सब चीजें एनसीईआरटी में लाइनें लिखी हैं सारी की सारी। इंपल्स आया, कैल्शियम चैनल खुला, कैल्शियम की एंट्री हुई, एक्सोसाइटोसिस हुई। एक्सोसाइटोसिस होते ही सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, सोडियम की एंट्री हो जाएगी, डीपोलराइजेशन, टकराएगा कैल्शियम चैनल से, कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे, कैल्शियम बाहर आएगा, टीपीसी से बाइंड करेगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। खत्म। जब तक कैल्शियम बाहर रहेगा और यह न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा, तब तक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट फेज में रहेगी। और रिलैक्स करना है तो इसको वापस अंदर भेजना पड़ेगा, इसको वापस अंदर भेजना पड़ेगा, यहां से इसको हटाना पड़ेगा, तब जाकर के मसल्स रिलैक्स होगी। ठीक है, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यहां पर कैल्शियम पंप होते हैं। ये कौन है? कैल्शियम पंप।
कैल्शियम पंप होते हैं, ये एक्टिव होते हैं मसल्स रिलैक्स करने के लिए, और इसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन। ये दोनों मैकेनिज्म होती है, तब क्या होगी, मसल्स रिलैक्स। इनका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ये एक्टिव होते ही क्या करेंगे, कैल्शियम को अंदर पहुंचा देंगे, सारा सारा कैल्शियम अंदर पहुंचा देंगे, और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ सिग्नल आना बंद हो जाएगा, मसल रिलैक्स कर जाएगी। ये कंप्लीट मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, अब मैं इसको अलग तरीके से भी समझाता हूँ कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती क्यों है। जब कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, तो कैल्शियम किससे बाइंड करेंगे, कैल्शियम टीपीसी से बाइंड करेंगे। मैग्नीशियम आयन का रोल क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम होता है एटीपेज, एटीपेज, और बताता मैग्नीशियम आयन एटीपेज एंजाइम के लिए कोफैक्टर का काम करते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, एनर्जी के लिए क्या चाहिए, एटीपी। क्लियर है बिल्कुल, हाँ। ये तीनों को रोल बता दिया मैंने। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जैसे कैल्शियम आयन बाइंड करेंगे टीपीसी से, तो ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से मूव कर जाएगा। ये तो ट्रोपोमायोसिन यहां से मूव करके यहां आ गया, ट्रोपोमायोसिन मूव कर गया। अगर ट्रोपोमायोसिन मूव करेगा तो ट्रोपोनिन के तीनों यूनिट भी मूव कर जाएंगे, कैल्शियम बाइंडिंग यूनिट भी हट गई अपनी जगह से, और टीपीआई भी हट गई अपनी जगह से। ठीक है भाई, वो जुड़ी हुई तो इसी से है ना। जब तीनों ही हट जाएंगी तो इसकी एक्टिव साइड फ्री नहीं हो जाएगी, फ्री हो गई इसकी एक्टिव साइड। बस यही तो हम चाहते थे, इसकी एक्टिव साइड जैसे ही फ्री होगी, ये बन गया क्रॉस ब्रिज। किसका फॉर्मेशन हुआ, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ। क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज बन गया। ठीक है, क्रॉस ब्रिज बनेगा फिर टूटेगा, बनेगा फिर टूटेगा। ठीक है, हाँ, और क्रॉस ब्रिज, ठीक है, बनेगा टूटेगा, तो यहां पर एटीपी का भी यूटिलाइजेशन होता है और बनता है। तो मैं दिखा दूं, मैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन अब यहां दिखा रहा हूं, समझना। तो सबसे पहले क्रॉस ब्रिज बना हुआ था, ये यहां पर था, ये से टूटेगा ना, क्रॉस ब्रिज का ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज, पीछे गया, एटीपी यूटिलाइज हो गई। ठीक है, यूटिलाइजेशन एटीपी से क्या बन गया, एडीपी फॉस्फेट, यानी क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ 1 एटीपी। टूट गई एक एटीपी, एटीपी टूटी, अब फिर से क्रॉस ब्रिज बनेगा, यानी क्रॉस ब्रिज तोड़ने और जोड़ने के बीच में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ 1 एटीपी। यहां से यहां तक की पूरी मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ 1 एटीपी। और यहां से यहां तक की प्रोसेस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ 1 एटीपी। कैसे, देखो ये हेड है, ये तोड़ करके पीछे लेकर के आएंगे, टूट गया एटीपी और जुड़ गया, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। यानी यहां से यहां तक की प्रोसेस में, क्रॉस ब्रिज टूटने से बनने की प्रोसेस में एक एटीपी यूटिलाइज होता है। ठीक है, अब क्रॉस ब्रिज बन गया ना। अब जैसे ही ये हेड आगे बढ़ेगा, एड एड, ये हेड अपनी जगह जाएगा आगे, तो ये फिलामेंट स्लाइड करके आगे आ जाएगा, स्लाइड करके देखो यहां से यहां तक निकल गया आगे। ठीक है, इस दौरान यहां पर एक हाई एनर्जी फॉस्फेट, हाई एनर्जी फॉस्फेट, ये हाई एनर्जी फॉस्फेट एटीपी से जुड़ करके क्या बना लेगा, वापस एटीपी का फॉर्मेशन कर लेगा। यानी हर स्टेप पर एक एटीपी टूटेगा फिर बनेगा, टूटेगा फिर बनेगा। भाई टूटता इसलिए क्योंकि क्रॉस ब्रिज बनाना है, और फिर स्लाइड कराना है, और फिर दोबारा एटीपी बनाना है, क्योंकि हाई एनर्जी फॉस्फेट चाहिए। तो हर स्टेप पर एक हाई एनर्जी फॉस्फेट चाहिए, और हाई एनर्जी फॉस्फेट आता कहां से है, हाई एनर्जी फॉस्फेट आता कहां से है, तो मैंने लिख दिया है, हाई एनर्जी फॉस्फेट का सोर्स क्या है भाई, मेन सोर्स है क्रिटिनिन फॉस्फेट। आपकी मसल्स में क्रिटिनिन फॉस्फेट होता है, ठीक है, वो टूट के क्रिटिनिन बनाता है, और उस समय हाई एनर्जी फॉस्फेट निकल जाता है। ये हाई एनर्जी फॉस्फेट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी प्रोवाइड कराता है। समझ में आया, हाँ। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, चलती रहती है, बनता रहता है, चलती रहती है। हाँ, ये खत्म हो जाए, आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, खत्म हो गया, तब अगला सोर्स क्या है, एनारोबिक रेस्पायरेशन।
हाँ, अगर आप एथलीट्स हो तो एक सोर्स और है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप जानते हो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होगा? रेड मसल्स फाइबर में, रेड मसल्स फाइबर में, क्योंकि रेड मसल्स फाइबर एथलीट्स के पास होते हैं, उनमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये हो गई बेटा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जबरदस्त मैकेनिज्म, जबरदस्त मैकेनिज्म। ठीक है, फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूं एक बार में। ये समझ में आ गया 10 स्टेप। कैल्शियम यहां बाइंड करेगा टीपीसी से, कैल्शियम की बाइंडिंग की मैकेनिज्म देख लो, जैसे ही कैल्शियम बाइंड करेगा तो पूरा का पूरा पार्ट हट जाएगा, इसकी एक्टिव साइड फ्री हो जाएगी, ये बाइंड करके क्रॉस ब्रिज बना लेंगे। क्रॉस ब्रिज बनने का मतलब है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। ठीक है, जो मैंने एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखा दिया। क्रॉस ब्रिज बनेगा फिर टूटेगा, बनेगा फिर टूटेगा। बनने के अंदर ठीक है एक एटीपी यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, और फिर वो मूवमेंट हो रहा है, उस समय एटीपी बन रही है। समझ में आया? हर स्टेप पर बन रही है, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है। क्लियर है बिल्कुल? और बनने के लिए हाई एनर्जी फॉस्फेट का मेन जरिया क्या है? मेनली मसल्स के अंदर ये होता है। देखोगे जिम में लोग डब्बा पीते हैं गोल गोल करके, उसमें यही तो होता है एनर्जी देने के लिए। हाँ हाँ, ये खत्म हो जाएगा तब देखा होगा मसल्स में दर्द होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। पर आप एथलीट्स हो तो आपके पास रेड मसल्स फाइबर होंगे, उसमें ये डिपॉजिट